Hello, good morning, everyone. Welcome you back to our batch of CF Intermediate Auditing and Ethics, in which we are going to talk about क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस में हमारा डिस्कशन कहाँ पहुंच गया था, तो हमने ऐसे 500 हमारा पूरा डिस्कस कर लिया था और ऐसे 500 के बाद अब आ गए हैं हम दोस्तों आगे बढ़ते हुए ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। चलिए, तो 500 स्टैंडर्ड देखने के बाद अपने को क्या समझ में आया कि ऑडिटर को अल्टीमेटली क्या करना होता है, ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करना होता है। और ये जो ऑडिट एविडेंसेस हम इकट्ठे करते हैं, इसको इकट्ठे करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, तो वी हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकेंगे, अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे या एक रीजनेबल अश्योरेंस अचीव कर पाएंगे। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ऐसे 500 के बाद आपको दिखेगा 610, 530, बट हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स के सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको अब लेके जा रहा हूँ फोर्थ पॉइंट पे, डीसी के 47 पेज पर। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर हमारे इस पर्टिकुलर ड्रोन चार्ट के 47 पेज पर। ऐसे 501 में 500 के बाद 501 हो जाए तो बात बन जाए। व्हाट इज ऐसे 501 friends? It is audit evidence specific consideration for audit of selected items। ऐसे 501 क्या कहता है? चलिए दोस्तों, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आई होप सब कुछ ठीक दिख रहा है दोस्तों। एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो सब मस्त है या नहीं है। कम ऑन, टेल मी। ऑल ओके, ऑल लुकिंग गुड। चलिए, सब ठीक लग रहा है, क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए हैं ऐसा लग रहा है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है? रिस्क असेसमेंट और रिस्क इवैल्यूएशन अगर तुम बोल रहे हो तो रिस्क इवैल्यूएशन शब्द हम यूज नहीं करते। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं है। असेसमेंट कहीं अलग जगह यूज किया जाता है, इवैल्यूएशन अलग जगह। रिस्क के असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, ऑडिट एविडेंसेस को हम इवैल्यूएट करते हैं। चलिए, सब कुछ ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं। आए ऐसे 501 पर आइए। ऐसे 501 में प्राइमरली कुछ ऐसी बातों का डिस्कशन हुआ है जिसके ऊपर कोई अलग से स्टैंडर्ड नहीं है, बट ऑडिटर्स को दिक्कत आती थी। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि हे आईसीआई, हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड दे दो जिसमें 3 चीज़ों के बारे में हमें बता दो। सबसे पहला, इन्वेंट्री। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्वेंट्री काउंट करने की जिम्मेदारी हमारी है, मैनेजमेंट की है, हमें क्या करना है, मैनेजमेंट को क्या करना है। तो आईसीआई ने ये बता दिया कि इन्वेंट्री काउंट से रिलेटेड आपकी जिम्मेदारी 501 में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री की। ये पहला पॉइंट है, इसी से शुरू करते हैं। ब्रीफ में आप सुन लो। स्टैंडर्ड कहता है कि इन्वेंट्री काउंट करने के 2 उद्देश्य, एक तो इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस चेक करना और दूसरी उसकी कंडीशन। ये इस ऐसे में इन्वेंट्री वाले पॉइंट का हैशटैग है, यानी एग्जाम में आपके ये फ्रेज आना ही आना चाहिए। ऑडिटर इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन फिजिकल काउंट वेरिफिकेशन के थ्रू कैसे चेक करेगा? बेसिक नियम इतना सा है कि वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर भाई की नहीं। ऑडिटर की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट जो वेरिफिकेशन करता है उसे अटेंड करने की है, दैट्स इट। तो हम वेरिफिकेशन जो मैनेजमेंट कर रहा है उसे अटेंड करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे वेरीफाई कर रहा है इन्वेंट्री को, क्या कंडीशन है उसकी, क्वांटिटीज क्या है। खुद भी थोड़ा टेस्ट काउंट करेंगे और बुक से डेटा को कंपेयर करेंगे और अगर कोई डिफरेंस मिले तो उसे रिकंसाइल करेंगे, बस। तो ये स्टैंडर्ड ये बताता है आपको कि जब मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंट करेगा और आप उसको अटेंड करने जाओगे तो आपको क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और जाने से पहले किन चीज़ों की तैयारी करनी है। तो सबसे पहली बात, इन्वेंट्री के ऊपर अलग से बात इसलिए की गई है क्योंकि इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक मटेरियल आइटम होती है, इसलिए उस पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना ज़रूरी है। 2 चीज़ों का एग्जिस्टेंस की 31 मार्च बैलेंस शीट डेट की जो बुक्स में इन्वेंट्री आ रही है वो वाकई मौजूद है और वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई है, पुरानी तो नहीं हो गई। नेक्स्ट,
क्वांटिटी उसकी बराबर है या नहीं। तो अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल इज टू बी डन। और आप जब अटेंड करोगे तो आपको मैनेजमेंट के सबसे पहले इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर्स किसके, कैसे फिजिकल इन्वेंटरी काउंट मैनेजमेंट करता है, इसे इवैल्यूएट करना है। देन मैनेजमेंट का अकाउंट ऑब्जर्व करना है, देन इंस्पेक्ट करना है इन्वेंटरी की कंडीशन को, और खुद भी टेस्ट काउंट करना है। ये 4 चीजें आप करेंगे। उसके अलावा आप जो टेस्ट काउंट में इन्वेंट्री की क्वांटिटीज आई है उसे आप बुक से वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना है, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग पे मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हमें इवैल्यूएट करना है। तो मैटर्स विच आर रेलेवेंट इन प्लानिंग द इन्वेंट्री काउंट, जो हमें देखना है ये देखिए। जब आप इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ पहले से पता कर लेना चाहिए कि आपकी इन्वेंट्री का नेचर क्या है। फिनिश गुड्स है या स्टॉक इन ट्रेड है या वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा। देन अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसका परसेंटेज कंप्लीशन कैसे असेस किया जाता है, उसका क्या तरीका है। देन रिस्क क्या है आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड, एज एन रिस्क है कि चोरी हो सकती है अगर छोटी डायमंड टाइप की इन्वेंट्री। रिस्क है कि थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री हमारे गोडाउन में हो सकती है, क्योंकि आमतौर पे हमारे बिजनेस में माल बिक जाता है लेकिन कस्टमर लेके नहीं जाता है। देन नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंट्री, हमारी कंपनी के क्या कंट्रोल है इन्वेंट्री के, क्योंकि इन्वेंट्री रखने के निकालने के तरीके होंगे। फीफो फॉलो करती है हमारी कंपनी, लीफो फॉलो करती है, कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करती है। देन काउंटिंग के क्या प्रोसीजर्स डिटेल में दिए गए हैं मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट का जो आदमी काउंट करने जाएगा उसे बताना पड़ेगा कि भाई देख काउंट करने जाए तो सुबह स्टॉक रिकॉर्ड का प्रिंट आउट लेके जाना। जिस दिन काउंट होगा उस दिन फैक्ट्री बंद रहेगी, उस दिन कोई मूवमेंट नहीं होगा, ताकि काउंट एग्जैक्टली और अच्छे से किया जा सके। काउंट करे तो काउंट करना, फिर रिकाउंट करना अगर डिफरेंस आए तो। कुछ इन्वेंट्री है जिसे काउंट नहीं कर पाओगे तो वॉल्यूम से एस्टिमेट करना पड़ेगा, जो बहुत वॉल्यूमिस इन्वेंट्री होती है जैसे कोयला, वुड। कई जगह डिप टेस्ट वगैरह लगेगा जब लिक्विड वगैरह फॉर्म में आपकी इन्वेंट्री है। तो वो सब क्या इंस्ट्रक्शंस दी। टाइमिंग क्या है इन्वेंट्री काउंट का, यानी कि उस समय ईयर एंड पर हो रहा है या कभी और हो रहा है। क्या कंपनी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बनाती है, इसका मतलब होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, बुक्स में हम इशू और रिसीप्ट्स दोनों रिकॉर्ड करते हैं। यानी आप सिर्फ ये नहीं रिकॉर्ड करते हो कि हमने पर्स में महीना शुरू होने से पहले 500 रुपये डाले और महीना खत्म होते होते 50 रुपये बचे, यानी 450 खर्च हो गए। इसे बोलते हैं पीरियोडिक रिकॉर्डिंग सिस्टम। हम पीरियोडिकली स्टॉक लेते हैं और देख लेते हैं कि भैया हमारा कितना खर्चा हुआ है। एक होता है परपेचुअल सिस्टम, जिसमें हम जितना हमारे पर्स में पैसा आया वो रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ जहाँ खर्चा किया वो रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कितना बचता है, कितना बचा है, अगर कब बचा है यदि किया तो अपने कोई खर्चा रिकॉर्ड देंगे, या हमारे पैसे चोरी हो रहे हैं पर्स से। तो एक्चुअल में चोरी पकड़ में तभी आएगी जब आप दो दो रिकॉर्ड करोगे, कितना पैसा आया कितना गया, यदि कितना वाला आया फैक्ट्री पे कितना गया। फैक्ट्री का ही मटेरियल आइटम में ये रिकॉर्ड कर देगी, बजाय जैसे आप एक चीज़ सोचो कि एक दुकान है जो जलेबी बनाती है, वो सुबह घर से क्या लेके आती होगी, फ्लोर, और शाम तक जब देखती है तो देखती है भाई हम सुबह आए थे 50 केजीज लेके और वापस जा रहे तो 5 केजी बचा है। जब उसने जलेबी बनाने के लिए फ्लोर बनाया होगा, यूज किया होगा, तो उसने काउंट तो नहीं किया होगा कि भैया कितना ग्राम गिर रहा है। वहां पे पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पीरियोडिक चलता है कि भैया ईयर एंड पे या डे एंड पे कितना बचा, लाए कितना थे, डिफरेंस मान लो कंज्यूम हो गया। और आप सोचो हमारा बिजनेस है डायमंड्स का, उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम डायमंड खरीद के लाए 10,000 और अब बचे हमारे पास टोटल डायमंड 1,000, यानी 9,000 बिक गए।
भैया ऐसा थोड़ा ना होता है, एक्चुअल जो बिके वो रिकॉर्ड करो और देखो कितने बचता चाहिए थे और बैलेंस कंपेयर करके देखो कि ऐसा तो नहीं है कुछ चोरी हो रही। तो परपेचुअल सिस्टम इशू रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है ताकि बुक स्टॉक आता है, फिजिकल से वेरीफाई होता है, डिफरेंस पता पड़ते हैं, वही सिस्टम होना चाहिए, मैंडेटरी है वो सिस्टम होना, नहीं है तो ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाई कर देगा। फिर देखो कितनी जगह पे हमारी इन्वेंटरी रखी हुई है और उनमें से कौन कौन सी मटेरियल लोकेशन है, मल्टीपल वेयर हाउस हो सकते हैं, तो आपको हर जगह जाके वेरीफाई करना पड़ सकता है और कहीं एक्सपर्ट की मदद तो नहीं लगेगी। अगर आपकी इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ा ऐसा है जो आपको समझ नहीं आएगा, एक्सपर्ट की जरूरत लगेगी। ये सारी चीज़ें आपको जब आप इन्वेंट्री काउंट में अटेंडेंस प्लान कर रहे हो उससे पहले पता कर लेना चाहिए। ये पता रहेगा तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काउंट अटेंड करके उस पर सही चीज़ों पे फोकस करो। फिर आप इन्वेंट्री काउंट अटेंड करो, वहाँ पे इंस्पेक्ट करने का मतलब है आप इन्वेंट्री की बेसिकली एग्जिस्टेंस और कंडीशन देखो। फिर आप टेस्ट काउंट करो, जो मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप चेक करिए कि उन इंस्ट्रक्शंस का मैनेजमेंट ने कंप्लायंस किया है या नहीं। काय कि इंस्ट्रक्शन काउंट कैसे करना है मैंने नहीं बताया। देयर कुड बी सेपरेट इंस्ट्रक्शंस फॉर लिक्विड फॉर्म असेट्स, हो सकता है वॉल्यूमिनस इन्वेंट्री के लिए अलग इंस्ट्रक्शन हो। तो आपको देखना है क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं मेजर करने के और वो फॉलो हुए हैं। और फाइनली एविडेंस लेना है कि मैनेजमेंट जो काउंटिंग कर रहा है वो सही है या नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप मैनेजमेंट का इन्वेंट्री काउंट देख रहे हो तो ये टेस्ट ऑफ डिटेल है या टेस्ट ऑफ कंट्रोल है? तो ये तो ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन अपने आप में यूजुअली क्या होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का काम करे। पर आप खुद भी तो इंस्पेक्ट कर रहे हो और वेरीफाई कर रहे हो, तो इसका मतलब ये आपके टेस्ट ऑफ डिटेल का भी काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य सिर्फ देखना है मैनेजमेंट क्या कर रहा है, तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। आपका उद्देश्य मैनेजमेंट को देख के खुद काउंट करके वेरीफाई करना है इन्वेंट्री सही है या नहीं है, तो वो सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर है। देन अब ये सारी बातें किसकी हो गई कि आपको काउंट अटेंड करना है, अटेंड करने से पहले क्या तैयारी करनी है। अब कुछ स्पेशल चीज है। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, अगर आपकी इन्वेंट्री बैलेंस शीट डेट पर वेरीफाई नहीं हुई तो क्या प्रॉब्लम है। 31 मार्च को मेरे गोडाउन में स्टॉक रखा था 10,000 यूनिट का। 1 अप्रैल को सडनली सरकार ने नोटिफिकेशन दिया, मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है काय का, तो मैं पुरानी गाड़ियां बेचता हूं, मेरे पास 10,000 पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई है, अपना बिजनेस है बहुत बड़ा। 1 अप्रैल को सरकार का नोटिफिकेशन आया जिसमें सरकार ने कहा कि पुरानी गाड़ियां जो 10 साल से ज्यादा पुरानी है उसे अब आज 1 अप्रैल के बाद बेचा नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर किसी ने 31 मार्च तक उसे बेच दी है, अगर वो ये प्रूफ दे देगा कि हमने 31 मार्च को ही बेच दी है, तो वो वाली गाड़ी जिसको भी, जिसने भी बेची है, जिसने भी खरीदी है, हम उसे उसके नाम से रजिस्टर करने की परमिशन देंगे। आरटीओ में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, पर उसे एक अग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा सेल। आपके पास 10,000 गाड़ियां हैं जिनमें से करीबन 100 गाड़ियां ऐसी है जो 10 साल से ज्यादा पुरानी है और आपके पास रखी हुई है। 1 अप्रैल के बाद अब आप इसे बेच नहीं सकते। मुझे बताओ दोस्तों, अब आप क्या करोगे? बहुत सीधी सी बात है, गाड़ियां अब तो बिकनी नहीं है। अब उसमें BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार, एक आध तो रॉल्स रॉयस भी रखी हुई है। क्या करें अब उसका? तो सीधी सी बात है, मैं ग्राहक ढूंढूंगा और मुझे कोई ग्राहक मिल भी गया तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे कौन आया भैया आज, सागर भाई। उन्होंने बोला यार वो रोल्स रॉयस हमें दे दो। तो अब अगर मैं 1 अप्रैल को रोल्स रॉयस सागर भाई को बेच रहा हूँ तो वो सागर भाई के नाम पे रजिस्टर नहीं हो पाएगी। तो मैं सागर भाई को बोलूंगा सागर भाई अपन है ना ये जो अग्रीमेंट करेंगे ना ये पीछे की तारीख का कर लेंगे मैन्युअली। तो अपन 31 मार्च का अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमने गाड़ी आपको 31 मार्च पे ही बेच दी थी, आपके नाम रजिस्टर हो जाएगी। ऐसे ये रोल्स रॉयस गाड़ी पुरानी होने के बावजूद भी 1 करोड़ में बिक रही थी, मैं आपको 10 लाख में देने को तैयार, क्योंकि मुझे मालूम है आज बिक गई तो ठीक है, नहीं तो कल तो जीरो ही होना है। सागर भाई मान गए, बोले बढ़िया रोल्स रॉयस ले लेंगे, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे वो बेच नहीं पाएंगे सागर पे, पर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रोल्स रॉयस में घूमेंगे। तो मुझे बताओ दोस्तों, क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल, मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक
कंपनी का 31 मार्च का स्टॉक अगर किसी ने फिजिकली देखा नहीं है कितना है, तो कंपनी हो सकता है अप्रैल में उस स्टॉक को बेचे पर दिखाए मार्च में बेच दिया, अगर उसे मार्च में किसी भी कारण से सेल बढ़ानी है, विंडो ट्रेसिंग कर। इसके लिए ऐसा कहा गया है कि 31 मार्च का स्टॉक 31 मार्च को ही वेरीफाई हो तो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आगे पीछे अगर बाद में वेरीफाई करोगे आप 5 अप्रैल को, तो मैनेजमेंट 4 दिन की सेल बैक डेट में बुक कर सकता है। इसके लिए कहा गया है कि 31 मार्च पे स्टॉक वेरीफाई अगर नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा रिस्क मैटर है। इसलिए आपको जिस दिन आपने वेरीफाई किया और 31 मार्च के बीच के ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा गहराई में चेक करना होगा। मतलब क्या है? पिछला लेक्चर आपका रह गया था तो पहले वो देखना है क्या? नहीं है, आप आज ऐसे 501 से देख सकते हो, वो बाद में देख लेना। तो ये बोलते हैं कि आपको एडिशनली परफॉर्म करने होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स किस बारे में, कि जो चेंजेस काउंट डेट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 अप्रैल और 31 मार्च के बीच के, क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं। इसमें आपको खास तौर पे क्या चेक करना पड़ेगा? क्या इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स प्रॉपरली एडजस्टेड है, रिलायबल है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, और फिजिकल काउंट और परपेचुअल इन्वेंट्री के बीच में अगर डिफरेंसेस कुछ बहुत मेजर हैं तो वो क्यों है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये चेक कर सकते हो कि भैया हमारी गोडाउन से गाड़ी बाहर कब निकली, गेट पास किस तारीख का है, वहाँ से वेरीफाई किया जा सकता है, कस्टमर से कंफर्मेशन लिया जा सकता है। ये एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स लगाना है कब? जब इन्वेंट्री काउंट आपका 31 मार्च पे नहीं हुआ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये ज़्यादा पूछते हैं। तो 31 मार्च पे इन्वेंट्री काउंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? 3 चीज़ करेंगे। सबसे पहले एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे बिटवीन द डेट ऑफ काउंट एंड द बैलेंस शीट डेट। दूसरा, हम ये असेस करेंगे कि जो मैनेजमेंट रिकॉर्ड दिखा रहा है वो कितने रिलायबल है। और तीसरा, जो मेजर चेंजेस और डिफरेंसेस आए उनको वेरीफाई करेंगे क्यों। स्पेशल इशू 2, सपोज किसी कारण से ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट अटेंड नहीं कर पाया, कोई अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंस के कारण। इसका मतलब क्या है? फॉर वट एवर रीजन नहीं कर पाया, इसका मतलब इसके लिए पॉसिबल नहीं था या मिस हो गया। हम ये बोलेंगे कुड नॉट अटेंड। तो मतलब आगे भी नहीं कर पाएगा या आगे कर सकता है? आगे कर सकता है। तो क्या करोगे? आगे करवा लो। तो मैनेजमेंट से हम बोलेंगे कि भाई ऑल्टरनेट डेट पे एक और काउंट कर लो, हम आके वेरीफाई कर लेंगे, या आप खुद मैनेजमेंट को बोल दो हमें काउंट करने दे। पर क्योंकि ये काउंट 31 मार्च के बाद हो रहा है तो फिर आपको इसके बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, काउंट डेट और इन्वेंट्री काउंट डेट और बैलेंस शीट डेट के, यही वाले, इसके लिए आपको एडिशनल प्रोसीजर लगा के चेक करना है। सीधी सी बात है, नहीं कर पाए तो कर लो। पर मैं कह रहा हूं नहीं कर पाया, इसका कारण यह है कि मैं कर ही नहीं सकता। यानी हमारी इन्वेंट्री कुछ ऐसी जगह पे रखी हुई है जहां वेरीफाई करना प्रैक्टिकल नहीं है। इम्प्रैक्टिकेबल मतलब वी कुड नॉट अटेंड एंड ऑल्सो वी कैन नॉट अटेंड। ना अभी कर पाए ना फ्यूचर में कर पाएंगे। क्यों? अरे बाप रे, कंपनी की इन्वेंट्री -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर की जाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयाँ। अरे मैं कहाँ जाके चेक करूंगा? या कंपनी की ये जो इन्वेंट्रीज है ये बॉर्डर पे रखी गई है जहां पर लड़ाई चल रही है, जवान शहीद हो रहे हैं। मैं कहाँ जाके वहाँ चेक करूंगा? थोड़ी ना आर्टिकल जाएगा। तो कुछ केसेस में प्रैक्टिकली संभव नहीं है, जैसे कोविड के दौरान प्रैक्टिकली संभव नहीं था कि आप जाके इन्वेंट्री काउंट अटेंड करो। तो अगर आपको लगता है कि इन्वेंट्री काउंट अटेंड करना इज इम्प्रैक्टिकेबल, यानी संभव नहीं है अटेंड करना, आप बताइए क्या करोगे? तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो उसे क्या करना चाहिए? दूसरे खोलना चाहिए। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। काम का कीवर्ड ऐसा कलर में डाला है कि बस इतना भी पढ़ के एग्जाम में इतना याद रख के लिख दिया तो धैया पार हो जाएगी। हम दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए जिसके थ्रू हमें क्या ऑब्टेन करना है? सही। किस बात का सही? पूरे ऐसे में हैशटैग में 2 चीजें, एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ इन्वेंट। क्या गजब तरीके से अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों कि अब आप एग्जाम में सिर्फ आंसर ही नहीं लिख पाओगे, बढ़िया मस्त कीवर्ड के साथ लिख पाओगे। एग्जामिनर बोलेगा हाय हाय हाय, इस बच्चे की कॉपी तो ऐसा लग रहा है सजेस्टेड आंसर में पब्लिश कर। ज्यादा हो गया सर, सॉरी बेटा।
तो जब प्रैक्टिकल नहीं है तो आप दूसरे प्रोसीजर लगाओगे। आपको लग रहा है इन्वेंट्री में जाके वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हो, आप कोई दूसरे ऑडिटर से वेरीफाई करवा लिया, वहाँ के व्यक्ति से करवा लिया, उससे कंफर्मेशन ले लिया, या रिकॉर्ड्स मंगा लिए, या ऑनलाइन वेरिफिकेशन का कुछ अगर समस्या हुई, कोई ड्रोन भेज के वेरीफाई, जो भी तरीका। तो आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो वहाँ के, ये देख लो कि वहाँ इन्वेंट्री जितनी रखी थी उतनी बिक गई क्या बाद में, तो ये भी प्रूफ है कि इन्वेंट्री वहाँ रखी हुई थी इतनी। किसी भी तरह से आपको क्या करना है, सही ऑब्टेन करना है, जो भी तरीका। पर आपको लगता है कि दूसरा तरीका पॉसिबल ही नहीं है, तो बेचारे ऑडिटर के लिए ये लिमिटेशन है, ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। क्यों इम्प्रैक्टिकेबल है? ऐसा नहीं है इम्प्रैक्टिकेबल है क्योंकि ऑडिटर के पास टाइम नहीं है। टाइम कारण यह है कि ये इन्वेंट्री एक ऐसी लोकेशन पे है कि ये थ्रेट टू दी ऑडिटर सेफ्टी है, या ऑडिटर के लिए पहुंचना नहीं। ऑडिटर बोल रहा है ऐसा नहीं है कि मेरे लिए इम्प्रैक्टिकेबल है, इनकन्वीनियंट है, अरे इन्वेंट्री बहुत दूर है, कौन जाएगा बे ओए आलसी। ऐसा नहीं होता है, इनकन्वीनियंस का कोई बेसिस नहीं होता है ऑडिटर के लिए कि बाप रे इतनी जगह इन्वेंट्री रखी, मैं थोड़ा ना इतनी जगह जाके चेक करूंगा। ओए ऑडिट लेने से पहले टाइम और रिसोर्स चेक किया था ना तूने, तो जाना पड़ेगा। नहीं जाना है सब जगह तो मटेरियल जगह तो जा, पर जाना पड़ेगा। इनकन्वीनियंस इज नॉट द बेसिस इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब है कि वो एक रीजनेबल कॉस्ट और एफर्ट के साथ प्रैक्टिकल थी। चलिए अगला स्पेशल इशू, अगर आपकी इन्वेंट्री कोई थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है, जैसे कि आपने अपनी इन्वेंट्री कहाँ रख रखी है भगवान बताओ। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? हो सकता है कस्टम्स के वेयर हाउस में है। आप कस्टम्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे माल आता है तो उसको आप बॉन्डेड वेयर हाउस में रख सकते हो, बाद में ड्यूटी पे करके निकालना। हो सकता है आपकी इन्वेंट्री से फॉर एग्जाम्पल ऑन अप्रूवल कस्टमर के पास है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आपका वेयर हाउस कीपर है जो आपकी इन्वेंट्री मेंटेन करता है, उसके पास है। तो क्या करेगा ऑडिटर? अब हमें सही ऑब्टेन करना है। कैसे ऑब्टेन करेंगे? जाके वहां वेरीफाई कर देंगे। नहीं जा पा रहे तो क्या करेंगे? दूसरे प्रोसीजर लगाएंगे। क्या प्रोसीजर हो सकते हैं? थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, किसी और ऑडिटर से वेरिफिकेशन। हमें सही चाहिए एग्जिस्टेंस और कंडीशन की। कैसे? या तो हम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन मांग लेंगे, या फिर हम दूसरे इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स लगाएंगे, जैसे वहाँ के हम डॉक्यूमेंट्स मंगा के इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हम अदर पार्टी से कंफर्मेशन मंगा सकते हैं जिसके पास हमारी इन्वेंट्री गिरवी रखी है, अगर ऐसा है तो फिजिकल काउंट कर सकते हैं वहाँ जाके, तो वो कर लो। कोई और ऑडिटर फिजिकल काउंट कर ले, हम उसको अटेंड कर लें, या उससे रिपोर्ट मंगा लें, तो अनदर ऑडिटर की रिपोर्ट मंगा सकते हैं। या सर्विस ऑडिटर क्या होता है, वो SA 402 है, वो सेपरेट स्टैंडर्ड एक पूरा सर्विस ऑडिटर SA 402 में कवर होता है। जो भी है दोस्तों, आपको इनमें से कोई तरीके से आपको वहाँ के ऑडिट एविडेंस लेना है, अगर इन्वेंट्री वहाँ पर मटेरियल है तो। इसी के साथ आपका इस पूरे ऐसे का पहला पॉइंट कवर हो जाता है, विच इज इन्वेंट्री का। किसी को इन्वेंट्री में समस्या है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। अरे बोल बेबी बोल, अरे दुनिया है गोल, अरे बोल बोल बोल, अरे बोल, अरे बोल, अरे बोल, अरे बोल, बोल 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 बोल, बोल बेबी बोल। आया समझ में? आया समझ में? अरे सर समझना नहीं है, रिवाइज करना है, स्पीड बढ़ाओ। अरे भाई समझ में आएगा तभी तो दिमाग में जाएगा, फिर ही तो दिल को पसंद आएगा, नहीं तो क्या, तो फिर बस गाता रह जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। वाह वाह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अबे ओए बता जल्दी से। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ऐसे 101 ऐसे 501 में 3 बातें। पहली इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस और कंडीशन, दूसरी लिटिगेशन और क्लेम। बाप रे ऑडिटर को बहुत चिंता होती है इससे। ऑडिटर को इतना डर लगता है कि ये भगवत कंपनी के ऊपर अगर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है जो हमें पता ही नहीं है, और मैनेजमेंट ने हमसे छुपा लिया और हमें पता ही नहीं पड़ा, और अपने रिपोर्ट भी लिख दिया ऑडिटर ने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रेट फेयर व्यू देते हैं, और बाद में मालूम पड़ा कि एक कोर्ट केस ही कब तक तब से डिटेक्ट होने से रह गया था, और वो इतना भारी केस था कि वो कंपनी अगर हार जाए तो उससे कंपनी बंद हो जाए, तो या खुदा मैं क्या करूँगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कंपनी के ऊपर कोई पेंडिंग लिटिगेशन यानी कोर्ट केस हो,
ये मुझे पता ही था पड़े, क्योंकि कब तक तो ये दिक्कत है कि भारत में आज की तारीख में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जहां पे मैं जाके कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर या सिन डाल दूं तो उससे उसके ऊपर जितने केस चल रहे हैं एक जगह दिख जाए। क्योंकि आज भी भारत के सारे कोर्ट्स अपने आप पे क्या नहीं है, ऑनलाइन 100% नहीं है और इंटीग्रेटेड नहीं। हाय, क्या करूं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई क्लेम लगता है पर कोर्ट में नहीं जाता। जैसे कंपनी ने आप पे दावा, किसी दूसरे कस्टमर ने आप पे दावा कर दिया आपके प्रोडक्ट पे खराबी है, आपका प्रोडक्ट खाने से हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, हम आपके ऊपर कॉम्पनसेशन का क्लेम लगाते हैं। अब ये कोर्ट में गया ही नहीं, पर ये भी एक क्लेम है। कैसे पता पड़ेगा ऑडिटर को ये सारी चीजें? कोई ऑडिटर के पास सारी इन्फॉर्मेशन तो आनी नहीं है। अगर मैनेजमेंट नहीं बताएगा तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो क्या मैं मैनेजमेंट की बताई बातों पर सिर्फ रिलाई कर लूं बस और कुछ ना करूं? नहीं, ऐसा मत करो। तुमको ऐसे 501 बताएगा लिटिगेशन और क्लेम में कितना चेक करोगे तो काफी होगा, फिर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिटिगेशन और क्लेम में आपको क्या चेक करना है? बेसिकली यहाँ पे हमें कंप्लीटनेस असर्शन चेक करना है कि हमारे को सारे लिटिगेशन और क्लेम पता पड़े। कैसे करोगे? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले इंक्वायरी तो करना ही है अपने को मैनेजमेंट से, इन हाउस लीगल काउंसिल यानी कि जो लीगल एडवाइजर है कंपनी के। तो ये पहला हो गया। पर सिर्फ इंक्वायरी कभी भी अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देगी। तो इसके अलावा हमें और भी कुछ करना होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, नॉर्मली बड़े केसेस बोर्ड मीटिंग्स या गवर्निंग बॉडी की मीटिंग्स में डिस्कस हुए होंगे, तो हम मिनट्स देख लेंगे। प्लस जो लॉयर है ना, अगर कोई एक्सटर्नल लॉयर है तो उसके साथ कंपनी के जो भी पत्र व्यवहार हुए वो डिस्कस कर लेंगे। इनफैक्ट लीगल एक्सपेंस अकाउंट चेक कर लेंगे कि किसी भी चीज़ पे लीगल एक्सपेंस चल रहा है तो पूछेंगे अरे ये कोर्ट फीस दी है, काय की दी है, कोई ये लॉयर को पैसे दिया, ये कौन सा केस लड़ रहा है, और वहां से फिर हो सकता है आपको पता पड़ जाए। इसके अलावा जब आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए होंगे एंटिटी को समझने के चैप्टर 3 में, तब भी आपको पता पड़ सकता है कंपनी में क्या लिटिगेशन और क्लेम है। प्लस आइडेंटिफाइंग लिटिगेशन एंड क्लेम में प्रोवाइड एविडेंस रिगार्डिंग अदर रिलेवेंट कंसिडरेशन, वैल्यूएशन, मेजरमेंट ऑफ लिटिगेशन। तो ध्यान रखना, जब कोई कोर्ट केस आपकी कंपनी में पेंडिंग पता पड़ा है आपको, तो फिर आपको वैल्यूएशन भी देखना होगा कंटिजेंट लायबिलिटी बताइए प्रोविजन। अब आपको ऐसा लगता है कि भैया कंपनी से तो हमने बात कर ली है, पर कंपनी का जो एक्सटर्नल लॉयर है उससे बात किए बिना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कंपनी के जितने भी पेंडिंग कोर्ट केसेस है वो सारे के सारे हमें पता पड़ते हैं। तो अगर ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, लिटिगेशन और क्लेम का ज़्यादा होने के कारण लीगल काउंसिल से बात करना ज़रूरी है, तो वो एडिशनली क्या करेगा? तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा एंटिटी की लीगल काउंसिल से। लीगल काउंसिल यानी कि कंपनी के वो लॉयर जिसकी मदद कंपनी लेती है कोर्ट केसेस या क्लेम्स पे। हम उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे कम्युनिकेशन? फ़ोन लगाएंगे। तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे मैनेजमेंट बताओ तुम्हारे लॉयर का व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज द टाइम नंबर। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ फॉर्मली होगा। हम एक लेटर भेजेंगे कंपनी के लॉयर को, जिसे लॉयर को पूछेंगे लॉयर हमें तुमसे 3 बातें जानना है। पहला, कंपनी पे क्या क्या पेंडिंग लिटिगेशन और क्लेम है। दूसरा, तुम्हें क्या लगता है हारेंगे या जीतेंगे। तीसरा, अमाउंट कितना है। पहले से पता पड़ेगा सारे क्लेम्स और लिटिगेशन आ गए बुक्स में। दूसरे से पता पड़ेगा कंटीजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन। तीसरे से अगर बुक्स में बताना है तो अमाउंट कितना हो। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आज के ऐसे 501 का आपके सामने आ रहा है आपकी चैट्स पे। लेट्स सी, बताइए दोस्तों आपके हिसाब से ये जो लेटर होगा ये कौन बनाएगा? सो लेटर ऑफ इंक्वायरी जो हम किसको दे रहे हैं? एक्सटर्नल लॉयर्स ऑफ द कंपनी will be prepared by whom? मैनेजमेंट या ऑडिटर? कम ऑन, टेल मी द पोल इज ऑन। जो लेटर ऑफ इंक्वायरी होगी जो एक्सटर्नल लॉयर्स को भेजनी है हमें, जिसमें हमने लॉयर से 3 चीजें पूछनी है। ए, क्या क्या पेंडिंग केसेस है। बी, क्या क्या नुकसान हो सकता है उसमें। सी, अमाउंट कितना है। ये लेटर कौन बनाएगा? अरे कौन बनाएगा? दिस लेटर विल बी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट।
सर ऑडिटर को बनाना चाहिए ना, ऑडिटर ही ऐसे कर रहा है, हा। एक्चुअल में ऐसा होता है, ये मैनेजमेंट के लेटर हेड में जाता है, मैनेजमेंट इसे साइन करता है और मैनेजमेंट लिखता है, डियर और रिस्पेक्टेड लॉयर साहब, रिस्पेक्टेड वकील साहब, हमारे ऑडिटर को ये निम्नलिखित बातों की जानकारी चाहिए, तो कृपा करके आप ये सारी जानकारी उनको उनके इस पते पर डायरेक्टली भेज दें। अगर ऐसा मैनेजमेंट लिखेगा तो ही तो लॉयर बताएगा। अगर ऑडिटर डायरेक्टली बोल दे कि लॉयर मैं मैनेजमेंट का ऑडिटर हूं और मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं बताओ, तो वो जवाब देगा बदले में, तू कौन होता है बे, चल हट। कंपनी बोलेगी तो मैं जवाब दूंगा, मुझे पैसे कंपनी देती है, मैं कंपनी का आदमी हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी अलाउ ही नहीं करती है किसी को कुछ बताने का जब तक कंपनी ना बोले, अनलेस लॉ की रिक्वायरमेंट, तो लॉयर पे तो वो भी लगती। खैर, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि लेटर बनाएगा मैनेजमेंट, हालांकि उसके अंदर का कंटेंट अपन ही उसको कॉपी करके भेजेंगे कि तुम्हारे लेटर हेड में प्रिंट आउट निकाल दो, पर एग्जाम में क्या लिखोगे और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए दोस्तों, और एमसीक्यू तो पक्का आएगा, आप देख लेना एक आध अटेम्प्ट में, अगले 2 अटेम्प्ट में से। पहली चीज, ये लेटर कौन बनाता है? इट इज अ लेटर विच इज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट बट इट इज सेंड बाय द ऑडिटर। मैनेजमेंट बना के बोलता है हाँ मैंने भेज दिया, नहीं भेजा तो हम बोलेंगे नहीं, आपसे हमको टाइप करके लिख के हमें दे दो, हम कुरियर करेंगे। Prepared by the management, sent by the auditor, seeking reply directly to the auditor। आप लॉयर को नहीं बोलोगे मैनेजमेंट को लेटर भेजना, आप बोलोगे हमें भेज, हम सीधे पढ़ेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? ए, ए, चलिए, तो हमें लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू कम्युनिकेट करना है लीगल काउंसिल से। अगर लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है तो फिर ऑब्वियसली बात है दूसरे प्रोसीजर लगाएंगे। आपको लग रहा है वो जवाब नहीं देगा लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी का, तो आप स्पेसिफिक इंक्वायरी भी कर सकते हो। जनरल और स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या फर्क होता है, आइए देखते हैं। स्पेसिफिक इंक्वायरी में आप लिस्ट देते हो लिटिगेशन क्लेम की। मैनेजमेंट का असेसमेंट क्या है कि चांसेस है कि हम लोग लूज करेंगे या विन करेंगे, प्लस एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। और हम एक्सटर्नल काउंसिल को बोलते हैं कि हमने जो रीजनेबलनेस, ये जो लिस्ट हमने आपके साथ शेयर की है, ये बता दो कि ये लिस्ट अपने आप में क्या कंप्लीट है या नहीं है, और इसमें जो हमारा असेसमेंट है वो रेलिवेंट है या। पर ये याद रखना दोस्तों कि ये लेटर कौन भेजेगा? इट इज सेंड बाय द ऑडिटर बट इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजर। और जनरल इंक्वायरी में हम क्या करते हैं, कुछ लिख के नहीं भेजते, लॉयर को बोलते हैं तू कंफर्म कर। तो स्पेसिफिक इंक्वायरी में हम उसे बोलते हैं कि ये हमारे हिसाब से लिस्ट है, ये उसका आउटकम है और ये उसकी अमाउंट इन्वॉल्व है, आप कंफर्म कर दो आपके हिसाब से ये रीजनेबल है और कंप्लीट है या नहीं। लेकिन अगर कभी मैनेजमेंट आपसे रिफ्यूजल करे, मिलने नहीं दे, या लीगल काउंसिल रिस्पॉन्ड करने से मना कर दे, या लॉ ने मना कर रखा है उसे कि आप नहीं बताओगे, यानी आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाओ, उससे भी नहीं मिल रहे हैं तो रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। क्या मैं लॉयर से फेस टू फेस मीटिंग कर सकता हूँ, आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं? मीटिंग डायरेक्टली विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल इन केसेस में मानी जाती है कि जरूरी हो सकती है। तो डायरेक्ट मीटिंग में भी रिक्वायर्ड जब आपको लग रहा है मैटर बहुत रिस्की है, कॉम्प्लेक्स है, या डिसएग्रीमेंट है, जो मैनेजमेंट बोल रहा है और लॉयर बोल रहा है अलग अलग, ये 3 केसेस में वी कैन गो फॉर डायरेक्ट मीटिंग। ऑब्वियसली बात है ये मीटिंग नॉर्मली हम मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट से करवाएंगे और इसमें मैनेजमेंट का भी कोई आदमी प्रेजेंट रहेगा। ये हो जाता है आपका अगला पॉइंट। इसके बाद आते हैं अपन सेगमेंट इंफॉर्मेशन पे, ये थर्ड पॉइंट। A17 में सेगमेंट रिपोर्ट की बात होती है। व्हाट इज सेगमेंट रिपोर्ट? जिसपे आप बिजनेसेस, अगर एक कंपनी में मल्टीपल है तो आप सारे बिजनेसेस की अलग अलग इंफॉर्मेशन देते। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक बिजनेस है जो आईटी का काम करता है, जिसका मतलब क्या हुआ, जो सत्यव्रत एक्वायर की। एक उनका बिजनेस है हॉलीडेज का, महिंद्रा हॉलीडेज। एक उनका बिजनेस है गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल्स का।
तो अब इस पर्टिकुलर केस पे किस बिजनेस से कितना प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, एसेट कितने, लाइबिलिटी कितनी है, ये सब के लिए एक एस 17 बोलता है कि अगर एक कंपनी में मल्टीपल बिजनेस है तो आप बिजनेस वाइज उसके रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट, लाइबिलिटी दिखाओ। इसके ऊपर ऑडिटर को क्या अलग से टू एंड फेयर व्यू देना है जैसे बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो पे देते हैं? नहीं, ये सिर्फ नोट्स का पार्ट। तो क्या इसे चेक करना पड़ेगा ये सही है या नहीं है? ऑफ कोर्स हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं। तो इस पर्टिकुलर रीजन से हमें क्या करना पड़ेगा? तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन में वेरिफिकेशन कितना करना है यहाँ पे 501 में बताएं। तो हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर सेगमेंट इंफॉर्मेशन का सही हुआ है। तो हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेंगे? सबसे पहले हम ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग मेथड यूज बाय मैनेजमेंट टू डिटरमाइन सेगमेंट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट कैसे सेगमेंट इंफॉर्मेशन बता रहा है, और हम देखेंगे क्या ये मेथड एज पर ये 17 इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप पे एस लग रहे हैं, इंडेस लग रहे हैं, तो इंडेस 108 होता है। तो वेदर दे विल गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज पर द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, और फिर हम उन मेथड को टेस्ट कर लेंगे। इसके बाद आप एक एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लो कि भाई इन्होंने जैसे कैलकुलेशन की है, सेल्स जो अलग अलग बताई है उसका टोटल कंपनी के टोटल से मैच कर रहा है नहीं, ऐसे थोड़े से नंबर चेकिंग कर लो। अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज अप्रोप्रिएट, तो ये भी आप कर लीजिए। तो इससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, तो ध्यान रखना हमें अलग से कोई ओपिनियन नहीं देना है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इसलिए हमें जो मैनेजमेंट ने जो मेथड यूज की है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना है और चेक करना है। उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए क्या चीज़ों पे चेक करना होता है? तो मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन बताएगी तो उसको ज़्यादातर दिक्कत कहाँ पर आएगी? सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी इंटर सेगमेंट ट्रांसफर में, क्योंकि आपका एक बिजनेस है जो लेट्स से ऑटोमोबाइल्स का काम कर रहा है और आपका एक बिजनेस है जो हॉलीडेज का काम कर रहा है, पर एक ऑटोमोबाइल आपने उठा के किसको, हॉलीडे डिवीजन को दे दिया, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये सेल नहीं दिखेगी क्योंकि कंपनी के अंदर ही है, पर दोनों सेगमेंट में एक की सेल, एक की परचेज या फिक्स एसेट दिखेगा, पीपी। इंटर सेगमेंट कैसे होगा? प्लस क्या होता है, नॉर्मली आप यहाँ पे बजट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। कंपनी ने क्या प्लान सोचा था कि कितना हमारा इस साल का इनकम एक्सपेंस सबका होगा और कितना एक्चुअल है, कहाँ मेजर डिफरेंस है। देख प्रॉब्लम आती है जॉइंट कॉस्ट की, कॉमन कॉस्ट की, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन बिजनेस वाइज देनी है, सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन देनी है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप समझो मेरी कंपनी ने क्या किया, सपोज एक ऐड बनाई दिवाली पे, हैप्पी दिवाली विश करने की, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज किए। उसमें उनका होटल या हॉलीडेज का बिजनेस भी दिखाया गया, आईटी का बिजनेस भी दिखाया गया, गाड़ियां भी दिखाई गई। और अब इस खर्चे को जब आप बिजनेस में बुक करोगे तो एक्सपेंस बुक कर लोगे, पर जब आप सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको इसे अलोकेट करना पड़ेगा। तो क्या बेसिस पे आपकी कॉस्ट अलोकेट होगी, ये चेक करना होगा ऑडिट। और आपको ये देखना है कि पिछले सालों में कैसे बनती थी, इस साल कैसे बनती है, कोई चेंजेस तो नहीं है डिस्क्लोजर में, उस पर फोकस करना। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या मेथड चेक करेगा ऑडिटर, तो आपको ये करना है, ये 4 मेथड या चीजें हमें चेक करना होगी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपका ऐसे 501 कंप्लीट हो जाता है। देयर आर नो मोर थिंग्स इन दिस, वी कैन नाउ मूव टू 505। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स यू विल फाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। आपको 501 में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो 505 पे आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त। बताओ बेटा, कोई भी डाउट है तो पूछिए। डाउट नहीं है तो लिखिए नो डाउट्स। बताइए। ऑल ओके, क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट, ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का मतलब है हम थर्ड पार्टी से बैलेंसेस के लिए, कोई ट्रांजैक्शन के लिए, उसके पास हमारी एसेट रखी हुई है उसके लिए, उसके साथ कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्लैरिफाई करने के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए आप थर्ड पार्टी के साथ कन्फर्मेशन ले सकते हैं। और ये बहुत रिलायबल ऑडिट एविडेंस होगा, क्योंकि अपन ने रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस में डी कोड पढ़ा था। वो एविडेंस जो डायरेक्टली ऑब्टेन होता है, ये डायरेक्टली आप थर्ड पार्टी से ले रहे हो। वो एविडेंस जो एक्सटर्नल होता है, ये थर्ड पार्टी है, यानी कि एक्सटर्नल एविडेंस है। वो एविडेंस जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, चलो ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट बात ही कर रहे हो, उससे जो कंट्रोल्स अच्छे होते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है, ये तो छोड़ दे। और जो डॉक्यूमेंटेड होता है ये हमेशा ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन तो मौजूद ही है कि ये रिटर्न है, डॉक्यूमेंटेड है, एक्सटर्नल है और डायरेक्टली ऑब्टेन्ड है। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑडिट में कई जगह यूज होता है। जैसे बैंक से हम स्टेटमेंट मांगते हैं, वो भी एक कन्फर्मेशन है हमारे खाते का उनके पास। थर्ड पार्टी के पास स्टॉक रखा है, कन्फर्मेशन लेके। सपोज मेरी कोई एसेट है, जैसे कोई मेरे इन्वेस्टमेंट से जो मैंने बैंक में गिरवी रख के लोन लिया है, या कोई गोल्ड है जो बैंक में गिरवी रख के लोन लिया है, तो बैंक से कंफर्मेशन मांगेंगे आपके पास है या नहीं है। कई बार आपके पेपर हो सकता है पेरेंट कंपनी के पास रखे हुए, उससे कंफर्मेशन मांग सकते। कई बार कंपनी आपको बोल रही है ये गुड्स अपने अप्रूवल पर भेजे, पर हमें लग रहा है कि यार ये एक्चुअल में सेल हो गए, इस साल सेल कम दिखाने के लिए अप्रूवल दिखा रही है। देन इन दैट पर्टिकुलर केस ऐसा हो सकता है। भाई कोई ब्लॉक नहीं किया तुमको किसी को भी, मेरे नॉलेज में कोई ब्लॉकिंग नहीं है, काहे ब्लॉक करेंगे। दिख रहा है तुम्हारे सिस्टम पे कोई इशू है बेटा। तो इन सभी सिचुएशन में आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन यूज कर सकते हो। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी से बैलेंस या ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म या हमारी एसेट उसके पास है, कुछ भी कंफर्म कर। प्रॉब्लम ये प्रोसेस में ऐसा है कि कन्फर्मेशन मांगने का एक सही तरीका होना चाहिए। जैसे कि आप कंपनी के डेटर से कन्फर्मेशन मांग रहे हो और आपने मैनेजमेंट को भेज दिया कि मैनेजमेंट ये लेता है, ये रिक्वेस्ट सबको पोस्ट कर दो। मैनेजमेंट बोलेगा हमने पोस्ट कर दी, मालूम पड़ा उसने करी नहीं, या उसने सबको कर दी पर उसको खुद को पता था 3 डेटर के बैलेंसेस फेक है, उनको छोड़ के कर दी। तो आप खुद पोस्ट करना चाहिए। तो ये आपको सिखाएगा कि रिक्वेस्ट कैसे बनाना है, भेजना कैसे, जवाब का मंगाना है, क्या जवाब आएगा तो क्या रिस्पॉन्स आपको क्रिएट करना है, ये सब। एक और बात बताओ बेटा, रिक्वेस्ट कैसी बनना चाहिए? मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखता हूँ, दोनों में बताइए कौन सी रिक्वेस्ट बेहतर है। तो दोस्तों आप समझिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड आई गिव यू सर्टेन टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, व्हाट डू यू से, व्हिच रिक्वेस्ट शुड बी द बेस्ट? लेट्स हैव वन मोर पोल, व्हिच रिक्वेस्ट will be better? 1, giving balance as per our books and पहला confirming balance as per our books, seeking balance as per others books, या confirming balance if incorrect? क्या बेहतर होगा? 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इस कारण से करना पड़ेगा बेटा आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कौशंबा भाई, कौशंबा बताइए। चलिए, जीएसटी भाई को लगा उनको ब्लॉक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो सॉरी आई गॉट इट भी लिखा उन्होंने। ठीक है भाई, तो देखिए
पहले का मतलब क्या है? पहले का मतलब है कि चलो रे वोट डालो फटाफट, एंड करती बोल जाओ हाँ तो पहले का मतलब यह है कि मैंने आपको बैलेंस बोला कि यार ट्रेडर मुझे तुमसे 5 लाख रुपए लेना है, बताओ सही है या गलत। इसे बोलते हैं प्लीज रिप्लाई, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग प्लीज रिप्लाई। इसे कहते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसका मतलब होता है इट इज अ रिक्वेस्ट दैट द पार्टी इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the request। पर एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसमें हम बोलते हैं रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। यानी कि पहले वाले में आप क्या करते हो, आपको रिप्लाई चाहिए इफ द बैलेंस इज सेम और डिफरेंट, दोनों केस में अगर आप बैलेंस कंफर्म कर रहे हो। पर यहाँ पे आपको रिप्लाई मांगा है आपने, रिप्लाई सॉट ओनली इफ द बैलेंस इज डिफरेंट। मतलब ऐसा है दोस्तों कि अगर आप रोज शाम को एक अड्डे पर बैठते हो, ये अपना फिक्स है सर, रोज शाम को हम मस्त टपरी पर बैठते बढ़िया चाय पीते पान वान खाते जुबा केसरी करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। तो अपने सारे दोस्तों को अपन ने क्या है, सुबह मैसेज डाल दिया है कि भैया कौन से पान वाले क्या बैठना है, क्योंकि अपने 2-3 अड्डे हैं बैठने के। तो सुबह मैसेज डाल देते हैं और दोस्तों को ये बोल रखा है कि भैया अगर कोई नहीं आ रहा है तो बता देना। तो इसका मतलब ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है कि आप नहीं आ रहे हो तो बता देना, नहीं तो हम मान के ही चल रहे आ रहे हो। चलेगा क्या? जब रोज मिलते हैं ना तो ऐसा चलता है। और ऐसा कोई बहुत मटीरियल मैटर भी नहीं है कि भैया नहीं आ रहा है तो चलेगा, आई मीन आना ही है उसको। लेकिन लेट्स से आप उसको भगा के ले जा रहे हो, सब कुछ तय हो चुका है और आपने उसे बोला है कि मैं तुझे मैसेज करूंगा कितने टाइम पर हम आएंगे, और तू दबे पाँव निकल आना घर से और फिर हम यहाँ से बहुत दूर फरार हो जाएंगे। क्या तुम ऐसा मैसेज डालोगे उसको कि टाइम इज 10:30, इफ प्लान में कोई चेंज है तो कंफर्म करना? नहीं बेटा, ये तो बहुत रिस्की मैटर है, क्योंकि तुमने उसको मैसेज डाल दिया टाइम 10:30, प्लान में कोई चेंज है तो कंफर्म करना। वो मालूम पड़ा उसने पढ़ा ही नहीं, मैसेज खोलना ही भूल गई। आप जाके 10:30 बजे खड़े हो गए, आप बाहर जाके हॉर्न बजा रहे हो 321 321 जो आपका सिग्नल है, तो उसको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। फिर उसने देखा अच्छा हॉर्न बजा मतलब आप आए हो, तो वो आ गई, बोले चलो कहाँ घूमने चलना है। हमने बोला अबे घूमने नहीं, हम तो फरार होने वाले थे। उसने बोला वो तुमने बोला था मैं टाइम बताऊंगी, हमने बोला हाँ लिखा तो था मैसेज। उसने बोला वो तेरी मिस हो गई। तो क्या होता है दोस्तों, जब आप ये वाला मैसेज भेजते हो, कौन सा वाला है कि भैया अगर गड़बड़ है तो बताना, नहीं तो मान के चल रहे सब सही है, ये मैसेज अपने आप में मटेरियल चीज़ों में यूज़ नहीं होता है। मटेरियल चीज़ों में जो मैसेज जाएगा वो कैसा जाएगा? कंफर्म, येस और नो, इन बोथ केस कंफर्म। तो इसे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बोलते हैं। एक्चुअल में नाम ही कंफ्यूजिंग है, पॉजिटिव से ऐसा लगता है सही है तो जवाब देना, एक्चुअली इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ केस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, की जवाब पॉजिटिव है तो भी कंफर्म कर, नेगेटिव है तो भी कंफर्म। पर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जवाब अगर आपका नेगेटिव है तो कंफर्म करो, नहीं तो चलो। हेलो हेलो भैया, आप समझिए कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या कर रखा है, बंदूक तान रखी और हमने हाई कमांड को फोन लगाया और हमने बोला कि भैया बताइए ऑर्डर दीजिए, अगर आप हाँ बोले तो अभी क्या अभी पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को उड़ा। तो ये पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है। अगर उनको ऑर्डर देना है तो वो बोलेंगे हाँ, नहीं देना है तो वो बोलेंगे ना, जो भी है जवाब देंगे। आप ऐसा नहीं बोलोगे फोन लगा के कि भैया मैं तो उड़ा रहा हूँ, नहीं उड़ाना हो तो बता देना, अगर फोन नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा उड़ा नहीं है। ऐसे नहीं होगा। तो मटेरियल मैटर पे आप क्या करते हैं? पॉजिटिव यूज करते हैं। मटेरियल छोटी मोटी चीज़ों पे नेगेटिव कर सकते हो। पर दोनों तरह की रिक्वेस्ट होती है, एक जिसमें दोनों चीज़ें कंफर्म कराते हैं, एक में बोलते हैं कि सिर्फ कुछ गड़बड़ तो कंफर्म करना, नहीं तो हम तो मान के ही चल रहे सब कुछ सही है। यानी नो न्यूज इज गुड न्यूज इन नेगेटिव कंफर्मेशन बेसिस। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज दैट बैलेंस इज कंफर्म।
बट हियर पॉजिटिव कंफर्मेशन में नो न्यूज इज नो एविडेंस। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं आया तो आपको कोई एविडेंस नहीं मिला इससे। और एक होती है ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसमें आप उसको बैलेंस बताते ही नहीं, आप बोलते हो तू कंफर्म कर भैया बैलेंस तेरे हिसाब से क्या। दैट इज अ ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। चलिए, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सबसे पहली बात, ये अपने आप में एक रिलायबल एविडेंस है, क्योंकि इसमें डी कोड की 3 चीजें मौजूद है, डायरेक्ट और एक्सटर्नल, डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेड और एक्सटर्नल। डेफिनेशन क्या है, ये अपने आप में एक रिटर्न रिस्पॉन्स है जो डायरेक्टली ऑडिटर थर्ड पार्टी से ऑब्टेन करता है, पेपर या इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी मीडियम से। डेफिनेशंस अपन सारी कवर करेंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले अब अपन देखते हैं प्रोसीजर कैसे होगा। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर कैसे लगाया जाता है, हमें कंट्रोल बनाना है रिक्वेस्ट करने में। सबसे पहले आप पता करो आपको इन्फॉर्मेशन क्या कंसिडर करनी है। क्या आपको बैलेंस कंफर्म करना है या आपको फुल स्टेटमेंट चाहिए। जैसे बैंक से क्या आप कंफर्मेशन बैलेंस का मांगते हो या पूरा स्टेटमेंट, तो पूरा स्टेटमेंट मांग लो फर्स्ट। सेकंड, ये भी हो सकता है कि आप इन्वेंटरी पे कंफर्मेशन ले रहे हो, तो आपके पास क्या है पहले कंफर्म करो कि आपको क्वांटिटी कंफर्म करनी है या कंडीशन भी कंफर्म करनी है। दोनों, तो फिर आप रिक्वेस्ट में दोनों लिखो। फिर पार्टी सिलेक्ट करो किससे कंफर्मेशन लेना है, सबसे ना भी ले आप सैंपल साइज लगाओ। फिर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करो। क्या मतलब है डिजाइन करने का, तो डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अब अपन डिस्कस करते हैं। डिजाइनिंग में पहले आप पता करते हो कि क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है, क्या बैलेंस करना है या एलिमेंट करना है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। साइड अग्रीमेंट का मतलब भाई हमको ये बताया है कि आपने और कंपनी ने एक अग्रीमेंट किया है, जॉइंट वेंचर किया है, पर हमें किसी ने बताया कि इसके अलावा एक और अग्रीमेंट हुआ है जिसमें बोला है कि कंपनी सारा माल खरीदेगी जॉइंट वेंचर से। तो हमें दूसरा अग्रीमेंट का श्योर नहीं है, आप कंफर्म करेंगे क्या, इसे साइड अग्रीमेंट बोलते हैं। आपको जब डर लग रहा है कि एक अग्रीमेंट आपको बताया एक नहीं बताया, तो ऐसे साइड अग्रीमेंट आप देख सकते। देन तो ये भी कंफर्मेशन मांग सकते हैं। दोस्त, बोलने का मतलब यह है कि कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म करनी है ये तो पहले पता ही करो, फिर उसके बाद आप, ये एग्जाम्पल है कि आप बैलेंस कंफर्म कर सकते हो, टर्म्स कंफर्म कर सकते हो पार्टीज के बीच में, साइड अग्रीमेंट की मौजूदगी है या नहीं है ये। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन पता करोगे क्या कंफर्म करना है, फिर पार्टी किससे कंफर्म करना है, फिर आपको रिक्वेस्ट डिजाइन करनी। अब डिजाइनिंग द रिक्वेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप किसी को ये बोलते हो, आपने एक लेटर लिखा, टू प्यारे डेटर प्लीज कंफर्म तुम्हें हमें कितने पैसे देने हैं। डेटर के पास लेटर आया, उसने खोला, उसने पढ़ा, टू प्यारे डेटर बताओ तुम्हें हमें कितने पैसे देने। वो बोलेगा मैं इन्हें बताऊं कि मुझे इन्हें कितने पैसे देना है, एक तो मेरे पास इनके पैसे रखे हुए हैं, सामने वाले की गरज है मेरी नहीं, दूसरा ये मुझसे मांग रहा है पैसे, ये पूछ रहा है कितने पैसे देने। तो ये हमसे पूछ रहा है कितने पैसे देने हैं, और बता भी नहीं रहा है कितने इसको हमसे लेने। अभी सबक सिखाते इसको, जवाब ही नहीं देना। क्या होता है ना दोस्त, जब तुम दोस्त से पूछते हो क्या आया रिजल्ट, तो पहले पूछता है तेरा क्या। तुम अपना नहीं बताओगे और उसका पूछोगे तो वो थोड़े ना जवाब देगा। सेम इसी लॉजिक से ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर चांस ये है कि उस पर जवाब मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सामने वाला देगा ही नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट ऐसी बनाना जिसमें जवाब भी रिलायबल मिले और रिस्पॉन्स का रेट भी अच्छा हो, काफ़ी लोगों से भी जवाब मिले, बैलेंस का। तो इसके लिए ये फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करना पड़ेंगे डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप असर्शन चेक करो, आप क्या एड्रेस कर रहे हो, क्वांटिटी, कंप्लीटनेस, कंडीशन, क्या चेक कर रहे हो। ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका रिस्क क्या है, उससे लेआउट डिजाइन करो, पॉजिटिव, नेगेटिव कंफर्मेशन, ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या चाहिए तुम्हें। ये सब डिपेंड करता है आपके प्रायर एक्सपीरियंस में। डिसाइड करो कम्युनिकेट कैसे करोगे, ईमेल करोगे, कुरियर करोगे। मैनेजमेंट से ऑथराइजेशन ले लेना भैया, बिना पूछे मत करना है,
इनफैक्ट बेहतर होगा कि मैनेजमेंट के लेटर हेड पर अगर ये रिक्वेस्ट बने और ऑडिटर को भेजने को मिले तो और अच्छे। और फाइनली आप देखना कि सामने वाली पार्टी कंफर्म कर पाएगी या नहीं। इससे आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करोगे। पॉजिटिव और ब्लैंक में क्या बेहतर है? ब्लैंक ज़्यादा रिलायबल है, बट पॉजिटिव में रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा। और आप देख लीजिए कुछ जगह कि आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जहाँ भेजी है वहाँ पे उनको मिली है। उसके बाद बस आप रुको कि सामने वालों से जवाब आएगा, नहीं आएगा रीजनेबल टाइम में तो फॉलो अप करो जवाब के लिए। तो ये कहानी। अब आपको मैं 5th और 6th पॉइंट बाद में पढ़ाऊंगा, पहले 7 पढ़ाऊंगा। आपने जब जवाब मांगा तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में आपके पास क्या जवाब आ सकता है? पहला केस हो सकता है कि जवाब आया ही नहीं। तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पे तो ये बहुत अच्छी बात है, जवाब नहीं आया मतलब सब कुछ सही है। लेकिन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जवाब नहीं आया मतलब हमारे को तो कोई एविडेंस ही नहीं मिला है, क्योंकि हमने उसे क्या बोला था? सही गलत जो भी है जवाब देना। हमने बोला रात को 10 बजे तुझे भगा के ले जाएंगे, कंफर्म कर हाँ या नहीं। उसने जवाब ही नहीं दिया, हमने 5 बार पूछ लिया, जवाब ही नहीं दे रही। तो इस केस में हम बोलेंगे भैया हमें कोई रिस्पॉन्स यानी कोई एविडेंस ही नहीं मिला है। एक हो सकता है जवाब आया है और एक्सेप्शन आया है। सामने से जवाब आया, अच्छा हमारी लड़की को भगा के ले जाएगा रात को 10 बजे, आके बता। ऐसा भगाएंगे कि जीवन भर भागते ही रहे। हमने बोला उत्तर ये क्या हो गया, गलत हाथों में चले गया मैसेज। सेम इसी तरह से हमने रिक्वेस्ट भेजी है डेटर को कि 5 लाख रुपए हमें तुमसे लेना है, कंफर्म करो। और उसने रिप्लाई किया, उसने बोला भाई कैसी बातें कर रहा है, 5 लाख रुपए लेना है? हमने तो पूरे पैसे चुका दिए, हमें कुछ भी नहीं देना है। आप बताइए अब आप क्या करोगे? सामने वाला बोल रहा है हमें कुछ नहीं देना है, ये बोलते हैं एक्सेप्शन। ऐसा भी हो सकता है कि रिस्पॉन्स अनरिलायबल हो। हमने लेटर भेजा था कि हमने बोला कंफर्म करो, लेटर हमने आज पोस्ट किया है और कल हमारे पास जवाब आ गया, जबकि अभी तो लेटर उसको डिलीवर भी नहीं हुआ होगा। मतलब मैनेजमेंट ने शायद गड़बड़ी करी है, मैनेजमेंट ने खुद नहीं जवाब भेज दिए हैं डेटर के नाम के। या फिर एक सिंपल सी बात है कि रिस्पॉन्स आया है जिसमें पार्टी ने अग्री कर लिया है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म कर दिया और कोई एक्सेप्शन नहीं आया। ये चारों पॉसिबल चीजें हो सकती है। ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है कि क्या उसे और कोई प्रोसीजर्स लगाने हैं और सही उसे आए या नहीं। जब तक ना आए तब तक और प्रोसीजर लगाते हैं। तो आप कॉमन सेंस से समझो कि भैया नहीं हो पा रहा है तो फिर और तरीके लगाओ और चेक करो और दूसरे प्रोसीजर लगाओ, पर आपके पास एविडेंस होना चाहिए। चलिए, अब कभी तुम्हें मैनेजमेंट मना कर दे जवाब मांगने से या कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने से, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, क्या कर? तो ये ऑडिटर मैनेजमेंट से बोल रही है हमें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट चाहिए। मैनेजमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? हमने बोला कुछ नहीं, क्रेडिटर है हमारा या डेटर है हमारा, उससे कंफर्म करना है हमें कि ये 5 लाख रुपए तुम बोल रहे हो देना है, तो हमें कंफर्म करना है उसको देना है या नहीं। क्यों? क्योंकि आपका सबसे बड़ा और सबसे पुराना डेटर है जिससे पैसे बहुत समय से नहीं है। मैनेजमेंट ने छड़ी दिखाई है, मैनेजमेंट है वो ऐसे बहुत प्यारी है मैनेजमेंट, पर छड़ी दिखा रही है और बोल रही है खबरदार जो तूने डेटर से पूछताछ करी। हमने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बोला नहीं इसके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, लफड़ा चल रहा है। ये बोल रहा है कोई पैसे नहीं देना है, हमको मालूम है पूरे पैसे लेना है, हर किसी के साथ ऐसे ही कर रहा है, इसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस लगे हुए, हमारा डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो तब तक आप इससे कुछ कम्युनिकेट मत करो। क्यों? क्योंकि फिर ये कोर्ट में क्या करेगा, ये बोलेगा कि भैया देखो ये हमें हरास कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बहुत टेढ़ा आदमी है। तो मैनेजमेंट तुमको मना कर दिया कंफर्मेशन लेने के लिए, अब तुम क्या करो? सबसे पहले तुम मैनेजमेंट की भोली सूरत पे मत जाओ, तुम पहले क्रॉस चेक करो कि मैनेजमेंट जो कह रहा है वो रीजनेबल है या नहीं है। तो मैनेजमेंट रिफ्यूजेस फॉर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू बी सेंट, इंक्वायर द रीजंस फॉर रिफ्यूजल एंड सीक वैलिडिटी ऑफ द रीजनेबलनेस रिस्पॉन्स देयर। तो जैसे मैनेजमेंट ने बोला बॉस नहीं ले, क्यों? क्योंकि हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है। तो अपन देख लेंगे भैया कोर्ट केस बता दो, जैसे लीगल डिस्प्यूट चल रहा है आप चेक कर लो चल रहा है। अगर है तो ये बात समझ में आ जाएगी कि मैनेजमेंट सही बोल रहा है। अब आप क्या करो? अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया है तो आप देखोगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का हमारा असेसमेंट क्या है, फ्रॉड का क्या रिस्क है।
और प्रोसीजर्स चेंज करना। तो अगर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट का मना करना गैर वाजिबी है तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, तो आपको और प्रोसीजर लगाना पड़ेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड किया है जो छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो प्रोसीजर और बढ़ जाएंगे। अब दूसरे प्रोसीजर लगाओगे और उससे एविडेंस गैदर करें। तो कभी भी ऑडिटर मैनेजमेंट मना किया है तो सीधे रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करेगा, दूसरे तरीके निकालेगा, एक रास्ता बंद हुआ है दूसरा खोलेगा। तो दूसरे प्रोसीजर्स किस प्रकार के हो सकते हैं? तो जैसे अकाउंट रिसीवेबल के लिए आप देख सकते हो कि बैलेंस शीट डेट के बाद में पैसे आ गए क्या, जो भी पेंडिंग सेल्स है उसके शिपिंग डॉक्यूमेंट से देख लो सेल्स कंफर्म है या नहीं, अकाउंट्स पेबल में बाद में पेमेंट कर दिया क्या, माल आया या नहीं, ऐसे क्रॉस चेक करने की कोशिश। ये सब को करने के बाद अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मैनेजमेंट ने जो हमें रिक्वेस्ट किया है मना करने के लिए वो अनरीजनेबल है, या हम दूसरी तरह से एविडेंस गैदर नहीं कर पा रहे कंफर्म किए, तो हम गवर्निंग बॉडी को बता के अपनी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन के बारे में सकते, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो इसमें बस स्टेप्स याद रखना कैसे लिखोगे। पहले मैनेजमेंट ने मना किया तो कारण पूछेंगे, कारण पूछने के बाद हम इसका इम्पैक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट पे असेस करेंगे और दूसरे प्रोसीजर लगाएंगे। अगर लगता है मैनेजमेंट का रिफ्यूजल जेन्युइन नहीं है, कोई खास कारण नहीं है, तो ऐसे केस में हम TCWG को बताएंगे और हो सकता है रिपोर्ट भी मॉडिफाई कर दें। नेगेटिव कंफर्मेशन कब यूज करना है? अब आप सोचो आप ऑडिट कर रहे हो जियो का, अब जियो के पोस्टपेड कस्टमर है कई सारे जिनका बिल बाद में पे होता है, अब उससे आप कंफर्मेशन मांगने की सोच रहे हो, तो क्या आप सबसे पॉजिटिव मांगोगे क्या कि भैया बता बैलेंस सही है या नहीं? आप रादर बोलोगे कि यार हमारे हिसाब से हमें आपसे 2000 रुपये लेने हैं, कंफर्म करो है ही, सॉरी अगर ये गलत है तो कंफर्म करो, अगर ये गलत है तो कंफर्म करो। तो इसका क्या मतलब हुआ, गलत है तो कंफर्म करो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंफर्म मत करो, गलत है तो कंफर्म करो। इसका मतलब ये है कि आप साफ साफ उसे बोल रहे हो कि बॉस मान रहे हैं सब कुछ सही है, तुमने कंफर्म किया तो मानेंगे, गलत है नहीं तो मान लेंगे सही। क्योंकि क्या है 1 करोड़ पोस्टपेड कस्टमर है, वो 1 करोड़ कस्टमर को मैं रिक्वेस्ट भेजूं, मैंने सपोज सिंपल साइज 1 लाख की डिसाइड किया, अब 1 लाख के जवाब आएंगे तो मैं थोड़ी ना पढ़ूंगा, तो यार छोटे छोटे तो अमाउंट है 500 1000 2000 रुपये, अब इसमें क्या बड़ी गड़बड़ होगी। और ऐसे भी क्या होता है ना, सामने वाला डरा हुआ रहता है। टेलीकॉम कंपनी से ऐसे ही लोग ज़्यादा डरते हैं कि या खुदा टेलीकॉम कंपनी ने ओवर बिलिंग कर रखी है तो बेचारों की खुद की सुनवाई नहीं होती, तो ओवर बिलिंग ऐसे ही गई होगी तो वो खुद ही जवाब दे देगी, प्लस कंपनी के कंट्रोल इतने अच्छे हैं कि रिस्क भी नहीं लग रहा है ज़्यादा। तो ये सब कारणों से आप क्या बोलोगे दोस्तों, आप बोलोगे कि अपन नेगेटिव मांग लेते हैं कंफर्मेशन की, गलत है तो कंफर्म कर, नहीं तो मत कर। क्यों आपने नेगेटिव मांगी तो भी चल गया, क्योंकि एक तो लो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है, कंट्रोल अच्छा है, जियो वर्सेस BSNL। तो जियो के पोस्टपेड कस्टमर, लो वैल्यू लार्ज नंबर ऑफ होमोजीनियस आइटम, तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपके इंडिविजुअल जियो के कस्टमर्स हैं वर्सेस कुछ आपके कॉरपोरेट कॉल सेंटर से जो कस्टमर जिनका महीने का लाखों का बिल आता है, तो कॉल सेंटर्स में आप पॉजिटिव कंफर्मेशन ले सकते हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हो क्योंकि छोटे अमाउंट है। फिर लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड, मतलब कि गड़बड़ होने के चांसेस भी कम है, कंट्रोल से रिलेटेड पॉइंट। प्लस हमें लगता है कि सामने वाली पार्टी हमारे रिस्पॉन्स को डिसरिगार्ड करेगी, सामने वाले की गरज है रिपोर्ट करने। ये नॉर्मली कब होता है, जब आपके पैसे किसी के पास रखे हुए नहीं, आपने अपने पैसे, आपको किसी को पैसे देने, तो गरज सामने वाले की है तो खुद आगे आके आएगा। आपको लगता है गवर्नमेंट एंटिटी है सामने वाली पार्टी तो दे देती है, या हम गवर्नमेंट एंटिटी तो हमको और कोई जवाब दे देते, यानी वो हमारी रिक्वेस्ट पढ़ के इग्नोर नहीं करेगा, तो आप नेगेटिव ले सकते। बस इस एविडेंस के साथ प्रॉब्लम यह है कि इससे आपको कम रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, लेस परसुएसिव यानी लेस रिलायबल, और हो सकता है कि इसमें अगर इन्फॉर्मेशन उनके फेवर में नहीं है तो वो रिप्लाई करेंगे कि भैया गड़बड़ है, पर उनके फेवर में है तो रिप्लाई नहीं करेंगे। यानी मैंने मेरे डेटर को बोला कि बता तुझे 600 रुपये हमें देना है या नहीं है, वो एक्चुअल में उसको 1000 देना है पर हमारी बुक्स में गलत है, तो वो रिप्लाई करेगा ही नहीं, वो क्यों बोलेगा मुझे 1000 देने, तो आपको लगेगा 600 सही है, जो बुक्स में वो सही है, जबकि एक्चुअल में कुछ गलत है। तो इस पर्टिकुलर रीजन से ये भी एक नेगेटिव की प्रॉब्लम है।
तो ये लिमिटेशन है, ये बेनिफिट्स है, ये ऐसे 505 है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स। किसी को इस पे कोई डाउट है तो पूछिए, 505 के बाद फिर हम 510 पे आ पाएंगे। बोलो डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स? आया नहीं आया, डोज ओवरडोज हो गई, अंडर डोज हो गई, क्या है बोलो रे। कहो न कहो। पॉजिटिव रिक्वेस्ट मतलब उसको दिमाग में ऐसे पढ़ो, पॉजिटिव और नेगेटिव रिक्वेस्ट, यानी हम अदर पार्टी को बोल रहे हैं भैया दोनों केस में रिप्लाई करना, तुम्हारा जवाब हाँ है तो भी, ना है तो भी। जैसे मैंने बोला कल क्लास कौन कौन आ रहा है, सारे लोग वोट करो जो आ रहे और जो नहीं आ रहे, यानी ये पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है। हाँ में भी जवाब देना है, ना में भी देना है। पर मैंने बोला जो नहीं आएगा कल वो इन्फॉर्म कर देना, तो मैं मान के चल रहा हूँ सब आएंगे, जो नहीं आएगा वो इन्फॉर्म कर दे, तो उसको लेट्स से हम अलग से कोई लेक्चर्स देना है, ऐसा कुछ करना है तो कर। चलिए ये क्लियर है, तो आते हैं 510 पे ओपनिंग बैलेंस। ये सुन लो, ये स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको फटाफट समझा दूंगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना। पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं हुआ था, इस साल तुम्हें उस पार्टनरशिप फर्म ने ऑडिटर अपॉइंट किया है, पहली बार ऑडिट करा रही है। फर्म है 3 साल पुरानी, अभी तक कभी ऑडिट कराया नहीं, जरूरत थी नहीं। आपको इनकम टैक्स की लिमिट क्रॉस हुई है तो इस साल ऑडिटर अपॉइंट हुआ है और ऑडिट कराया। तुम्हें इस साल का ऑडिट करना है 24-25 का, पर 1 अप्रैल 24 की असेट्स बैलेंस शीट में कई सारी एसेट लाइबिलिटी है जो अनऑडिटेड है। मेरा सिर्फ एक सवाल है तुमसे, तुम इस साल के ऑडिटर हो, क्या तुम्हें ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना है? ऑब्वियसली तुम इतना तो चेक करोगे कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की बैलेंस ही इस साल के ओपनिंग बैलेंस है, ये तो करना है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा कि ओपनिंग बैलेंस सही है या नहीं है, ये वेरीफाई इस साल के ऑडिटर को करना है क्या, अगर पिछले साल तक ऑडिट नहीं हुआ है तो? पहले सवाल का जवाब। कम ऑन गाइस, मेक सम नॉइज यू इंट बॉयज। चलिए पोल्स शुरू कर दिए मैंने आप लोगों के लिए, लेट्स टेक इट अप। और उसके बाद एक क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर अगर ऑडिटर है तो हमें क्या ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई करना? दो सवाल आपके सामने, लेट्स सी। बताइए। ओपनिंग बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड नहीं पूछ रहा हूं, चेक करने का पूछ रहा हूं, चेक करने का। कहो कहो कहो। चलिए इस पोल की यहीं पर समाप्ति की जाए, वापस से आपको यहां बुलाया जाए।
चलिए, तो देखते हैं अब अपन पहली चीज, पिछले साल अगर तुम ऑडिटर नहीं थे और ऑडिट नहीं हुआ है तो तुम्हें ओपनिंग बैलेंस चेक करना है। पिछले साल अगर कोई और ऑडिटर था, उसने ऑडिट किया है, तुम ऑडिटर नहीं थे तो कोई और ऑडिटर था, उसने चेक किया है, तो क्या तुम्हें इस साल आगे ओपनिंग बैलेंस चेक करना है? करना है। दोनों ही केस में आपको ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, पर ऐसे आगे इसके कुछ एक्सेप्शंस देता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। पर पहले आंसर क्या होगा, ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करना कंपलसरी है जब आप पिछले साल के ऑडिटर नहीं थे, फिर भले ही पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ है या किसी और ने ऑडिट किया है। इसलिए इस ऐसे का नाम है इनिशियल एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस। इनिशियल एंगेजमेंट मानी है आपका पिछले साल ये ऑडिट नहीं था आपके पास, किसी और ने किया था या नहीं हुआ था, तो ये वो एंगेजमेंट है जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो अनऑडिटेड है या एक और ऑडिटर ने ऑडिट किया है, प्रेडेसेसर ऑडिटर बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है, पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस जो कि पिछले साल की अकाउंटिंग पॉलिसीज से बनाए गए, प्लस सारे डिस्क्लोजर्स जैसे कंटिजेंट लायबिलिटी कमिटमेंट, ये भी ओपनिंग बैलेंस का पार्ट। पिछले ऑडिटर को प्रेडेसेसर ऑडिटर बोलेंगे, जो पिछले साल या उससे पहले कभी भी ऑडिटर था, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें सही ऑब्टेन करना है कि कहीं मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ओपनिंग बैलेंस में, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई की और चेंजेस प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर किए। तो ये ऐसे ही कहता है कि अगर लास्ट ईयर आप ऑडिटर नहीं थे और कोई और ऑडिटर था, या ऑडिट हुआ ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में एक रिस्क है कि ओपनिंग बैलेंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अगर ओपनिंग बैलेंस में किसी प्रकार की गड़बड़ हुई तो क्या वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल के अफेक्ट करेगी? यस, क्योंकि करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस पर, करंट ईयर के बैलेंसेस पे ओपनिंग का इफेक्ट है। तो मेरे दोस्त, अगर ओपनिंग बैलेंस ही गलत है तो क्लोजिंग भी गलत होएगा, तो इसका मतलब ओपनिंग गलत तो क्लोजिंग गलत, तो तुम्हारी फाइनेंस शीट जिस पे तुमने ओपिनियन दिया वो गलत। पर लोग तुमसे बोलेंगे ये क्या किया तुमने, सब गलत। तो हम बोलेंगे ये गलती पिछले साल की, हम इस साल के ऑडिटर नहीं है। तो लोग बोलेंगे अरे पिछले साल की गलती इस साल पे भी इंपैक्ट करी है, तुम्हें नहीं चेक करना चाहिए थी। हमने बोला हम इस साल के ऑडिटर हैं। तो लोगों ने बोला इस साल के ऑडिटर हो तो सिर्फ P&L पे ही रिपोर्ट देते, बैलेंस शीट पे क्यों दी? क्योंकि उसमें इस साल के बैलेंस नहीं है, अभी तक के बैलेंस। हमने बोला बात तो सही बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर रीजन से स्टैंडर्ड कहता है कि भाई ओपनिंग बैलेंस चेक करना आपकी जवाबदारी। अगर लास्ट ईयर आप ऑडिटर नहीं थे, तो आप ऑडिटर थे तो आपने लास्ट ईयर चेक किया। तो हमें क्या करना है, हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ओपनिंग बैलेंस के लेने। कैसे? कि उसमें कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो करंट पीरियड को अफेक्ट करेंगे। मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो करंट पीरियड को अफेक्ट करे। तो आपको क्या क्या चेक करना ओपनिंग बैलेंस में? सबसे पहले तो आप देख लो ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड जो है वो सही है या नहीं। प्लस कोई प्रायर पीरियड आइटम अगर डिस्क्लोज हुई है, प्रायर पीरियड आइटम अगर कोई बैलेंस शीट P&L में, P&L में बताइए, तो वो चेक कर लेना ध्यान से। क्यों? क्योंकि प्रायर पीरियड मतलब पिछले साल की गलती जो इस साल में करेक्ट हुई। सेकेंड, अकाउंटिंग पॉलिसी की कंसिस्टेंसी चेक कर लेना, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज ओपनिंग बैलेंसेस पिछले साल की पॉलिसीज से बने। इस साल अगर वो पॉलिसी चेंज हुई होगी तो उसकी अलग अकाउंटिंग होती। और थर्ड, इसके अलावा कुछ और प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे, जैसे कि अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है तो ऑडिट रिपोर्ट एक बार पढ़ लेना, और आपको करंट पीरियड में प्रोसीजर्स जो लगाओगे उससे हो सकता है आपको ओपनिंग बैलेंस के एविडेंस मिल जाए। यानी कि करंट पीरियड में जैसे आपने बैंक से लोन कंफर्मेशन लिया है तो उसमें सिर्फ क्लोजिंग नहीं कंफर्म हुआ, ओपनिंग भी कंफर्म हो गया एक तरह से, अगर लोन पुराना आ रहा है। पर इसके अलावा कुछ चीज़ों पे आपको अलग से प्रोसीजर लगाना पड़ेंगे ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए, और उसके बिना आप रिपोर्ट नहीं दे पाओ। ऑल इन ऑल क्या बोला गया है, सही ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करता है? ब्रॉड फॉरवर्ड चेक करता है, प्रायर पीरियड आइटम चेक करनी है, सेकंड अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़नी है, और थर्ड वन और मोर ऑफ फॉलोइंग प्रोसीजर, ऑडिटेड रिपोर्ट अगर है तो वो देखनी है। प्लस इस साल के प्रोसीजर से ओपनिंग वेरीफाई हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ओपनिंग अलग से वेरीफाई करना पड़ सकता है। अब कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इसके लिए आगे के पॉइंट देखें। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि ओपनिंग बैलेंस में हमें क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। किस पे? ब्रॉड फॉरवर्ड सही है, PPI सही है, पॉलिसी कंसिस्टेंट है,
प्लस ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो। करंट ईयर प्रोसीजर से काम हो जाएगा या एडिशनल प्रोसीजर लगाना पड़ेंगे? ऐसे कहता है कि ये जो एडिशनल प्रोसीजर लगाने की जरूरत है, ये अगर करंट ईयर ऑडिटर प्रीवियस ईयर ऑडिट पे रिलाई कर सकता है। तो क्या कहा गया है? नॉर्मली करंट ईयर ऑडिटर प्रीवियस ईयर ऑडिटर पे रिलाई कर सकता है अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है तो ऑन द बैलेंसेस। तो उसे सिर्फ ये दो चीज़ें चेक करनी, रिपोर्ट पढ़ना है और करंट ईयर के प्रोसीजर से ओपनिंग के रेटिफिकेशन मिल जाए तो कर लेना है। बाकी ब्रॉड फॉरवर्ड और कंसिस्टेंसी चेक करनी है, अलग से प्रोसीजर नहीं लगाना। और अगर लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है तो फिर हमें प्रोसीजर भी लगाना पड़ेगा। तो अगर पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया है तो आप क्या करेंगे? आपको सही कैसे ऑब्टेन करना है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के नॉर्मली आप रिलाई कर सकते हो प्रीवियस ईयर के ऑडिटर पे अगर वो सी है, अनलेस आपको कोई मिसस्टेटमेंट दिख रहा है तो। पर अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे करंट ईयर में प्रीवियस ओपनिंग बैलेंसेस पे, तो नॉन करंट एसेट्स और लाइबिलिटी जैसे पीपी इन्वेस्टमेंट तो आप इस साल चेक करोगे तो ओपनिंग भी चेक हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो फिर आप एक्सटर्नल एडिशनल प्रोसीजर लगाओ, जैसे कि कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी। करंट एसेट्स और लाइबिलिटी के लिए क्या होंगे प्रोसीजर्स? तो करंट ईयर के ऑडिट बैलेंसेस मददगार होंगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक इस साल का वेरीफाई हो गया तो ओपनिंग भी हो गया। क्या नहीं हो सकता है कंपनी ने ओपनिंग स्टॉक गलत दिखा रखा हो, बड़ा दिखा रखा हो और इस साल उसको क्या कर दिया और राइट ऑफ कर दिया। इसके लिए जो आपको करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर से वेरीफाई नहीं हो रहे हैं उस पर एडिशनल प्रोसीजर लगाना, यानी ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ इन्वेंट्री आपको अलग से चेक करना है अगर लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है तो, या लास्ट ईयर आप ऑडिटर नहीं। सर अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है, मैं ऑडिटर नहीं था कोई और था, तो क्या होएगा? तो ऐसे साफ कहता है कि नॉर्मली अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है तो ऑर्डिनरली आप रिलाई कर सकते हो किस पे? लास्ट ईयर के ऑडिटर। तो हो सकता है करंट ईयर के प्रोसीजर से ओपनिंग बैलेंस पे आपको वेरिफिकेशन ना मिले तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी अगर लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है तो। जैसे आप करंट इन्वेंट्री फिजिकल काउंट करोगे उसमें ओपनिंग भी चेक कर लेना, वैल्यूएशन भी देख लेना, जीपी रेशियो देख लेना। फिर अपन ने बोला था पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी देखना है और अगर चेंज हुआ है पॉलिसी में तो प्रॉपर अकाउंटिंग डिस्क्लोजर है या नहीं है, नहीं तो रिपोर्ट मॉडिफाई। जनरली आपको ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड रिपोर्टिंग क्या करना है? अगर आपको सही नहीं मिल रहे हैं तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर दे देना। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल रहे हैं आपको तो भी क्वालिफाइड या एडवर्स दे देना। यानी ऑल इन ऑल ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, आपको ओपनिंग बैलेंस से करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और करेक्टनेस। बस करेक्टनेस ओपनिंग बैलेंस की लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है तो करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज करना। इसलिए आपको बोला गया है कि करेक्टनेस के लिए तीन चीजें, एक तो पिछले साल की रिपोर्ट है तो पढ़ो, दूसरा मैनेजमेंट से पता करो उसने क्या क्या गलतियां निकाली है रिपोर्ट कर करेक्ट ईयर में, और स्पेसिफिक प्रोसीजर आपको लगाना पड़ सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट को स्टडी किया, करंट ईयर के प्रोसीजर से ओपनिंग चेक हो गया तो ठीक है, नहीं तो एडिशनल प्रोसीजर्स लगाए। ये कब करना है? जब लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है। पर लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है, किसी और ने किया और अब आपको डाउट आ रहा है उसमें कि यार जो भाई ने किया है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे। कभी भी ऑडिटर को कोई भी चीज़ गड़बड़ मिलती है तो वो छोड़ता नहीं है, वो उसको फिर आगे काफ़ी डिटेल में जाके फर्दर इन्वेस्टिगेट करता है। चलो, और अब इसके बाद आ जाते हैं अपन किसके ऊपर। तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ऐसे 520, 30, 40 आपके कोर्स में नहीं है और फिर 50 है। पहले अपन 550 देख लेते हैं आज, क्योंकि 520 और 30 एक साथ देखेंगे कल। क्यों? क्योंकि पुराने कोर्स में इसके ऊपर दो अलग से चैप्टर थे, एनालिटिकल प्रोसीजर और सैम्पल। इसलिए बेहतर है कि अपन इसको पूरा एक सेपरेटली अलग से डिस्कस कर लें, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और सैम्पलिंग। तो रिविजन कल हो जाएगा। तो आज अपन रिलेटेड पार्टी 550 देखें। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज। सर नंबर याद हो रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। 5 और 5 रिलेटेड लग रहा है तो 550 रिलेटेड पार्टी। हाँ हाँ हाँ, 5 के बाद क्या आता है? 6, तो 560 सब्सिक्वेंट में। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया।
बाकी जो अभी ये पड़े ये तो छोटे से थे, 500 ऑडिट एविडेंस, 501 स्पेशल आइटम्स की सिलेक्टेड स्पेसिफिक स्पेशल कंसिडरेशंस इन ऑडिट ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स, फिर 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस था और 510 इनिशियल एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस था। अब आए 550 रिलेटेड पार्टी क्या डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो। ध्यान से सुनिए। रिलेटेड पार्टीज के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन कंपनी का हो रहा है तो ऑडिटर को क्या पंगा है, क्या दिक्कत है, क्या लफड़ा है, क्या इशू, बताइए। What is auditor's problem if you have a transaction happening with a related party? Anybody? अडानी की रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी, हिंडनबर्ग वाली, उस पर बहुत सारे रिलेटेड पार्टी रिलेटेड इल्जाम लगाए गए थे। मेरा आपसे सवाल है, बताइए। रिलेटेड पार्टीज के कनेक्शन में क्या इशू है हमारे? तो दोस्तों, कोई भी पंगे लफड़े आपको करना है तो आप रिलेटेड पार्टी की मदद से कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ट्रांजैक्शन में नॉट डी डन एट आर्म्स लेंथ प्राइस, नाइस, वेरी गुड। सूरज क्लासेस, सूरज भाई पढ़ाते भी हो। फेक बिल, नाइस। मुझे एक बात बताओ, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी से जा रहे थे, अंधेरी रात थी, सुनसान सड़कें, धीमी सी बारिश हो रही थी और सड़कों के साइड में था फुटपाथ। आप मस्ती में जा रहे थे उसके साथ, गाड़ी लहरा रही थी, आपको ध्यान नहीं रहा और कब आप फुटपाथ पर गाड़ी चला बैठे और आप जब गाड़ी चलाए तो आपको लगा वो कोई स्पीड ब्रेकर आए, आपका ध्यान नहीं गया, लेकिन किसी की बहुत जोर से चीख की आवाज आई और आपके साथ वो बैठी थी और उसने देख लिया कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए सलमान भाई पर भी आरोप लग गया। आप वहां से भाग निकले, कुछ आसपास के लोगों ने आपकी गाड़ी को देखा, बट दे वर नॉट वेरी श्योर। जो भाई के ऊपर से आप निकल गए उन्होंने कोर्ट में केस किया, पुलिस आप तक पहुंच गई, सुनवाई हो रही है, आपसे पूछा गया, आपने बोला ऑफ कोर्स नॉट, हमने फुटपाथ पे गाड़ी शराबी नहीं चलाई, वहां कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह थे नहीं, तब एक ही चश्मदीद गवाह बचा है, वो जो आपके साथ बैठी हुई थी, उससे पूछा गया कोर्ट में एज अ विटनेस कटघरे में खड़ा करके कि बताओ क्या हुआ, क्या आपको लगता है कि वो सच का साथ देगी? दैट्स इट। तो दोस्तों, एक बिजनेस रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कुछ भी करवा के छुपा सकता है अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, इस साल कम वक्त हमारी कंपनी की सेल्स बहुत डाउन है, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक रिलेटेड पार्टी बनाओ और उस रिलेटेड पार्टी को सेल दिखा दो। यहाँ का माल सेल हो गया, वहां चले गया, वहां पे स्टॉक में पड़ा हुआ है, पर यहाँ खूब सारी सेल बुक हो गई, कंपनी की वापस से सेल प्रॉफिट मस्त आ गया।
ट्रांसफर किसको किया है? समझ लो मैंने मेरे ब्रदर की कंपनी में खूब सारी सेल दिखा दी ताकि मस्त सेल आ गई है एक नंबर, और एक नंबर मस्त सेल आ गई हमारे बुक्स पे, तो इससे क्या फायदा हुआ? हमारे शेयर की प्राइस बढ़ने लग गई, जबकि माल किसको बेचा है? रिलेटेड पार्टी को, पूरा माल इसी के पास रखा। अब भाई ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मतलब समझ लो आप, अब ऑडिटर उससे पूछेगा भी कि यार ये क्या है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है क्या, वाकई आपने जो खरीदा है अपनी खरीदा है या वापस करने वाले हो? तो भाई बोलेगा कैसी बात कर रहे हो, अगर हमने ऐसे ही खरीदा होता तो भी तुमको थोड़ी ना बताते। भाई हम उसके, मतलब समझ में आया। स्टैंडर्ड कहता है दोस्तों, रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें दो समस्या है। पहली समस्या ये है कि एक तो उसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर बहुत होता है, चांसेस फ्रॉड होने के बहुत होते हैं, और जो आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। डिटेक्शन रिस्क भी हाई होता है, क्यों? क्योंकि आपको सामने वाली पार्टी कंफर्म करके बताएगी नहीं कि उसने कुछ गड़बड़ किया। प्लस कई बार आपके ऊपर कोई ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बोलते हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करो, जैसे AS 18 पे तुम एडल्ट हो जाओगे और रिलेटेड पार्टीज बनाना शुरू कर दोगे। AS 18 रिलेटेड पार्टीज। तो इस कारण से हमें चाहिए दोस्तों एक ऐसा स्टैंडर्ड जो हमें ये बता सके कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कर रहा है उसमें अगर फ्रॉड हुए तो हम डिटेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, और फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत है। तो क्या कर लेगा एक ऑडिटर जब दो पार्टीज आपस में मिली हुई है? क्योंकि हम तो इन्वेस्टिगेटर है नहीं, तो ये ऐसे बस फॉलो कर लो, इसमें जो बोला उतना कर लिया तो काफ़ी है। उसके बाद अगर कोई लफड़ा रह भी गया तो उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं है। तो इस बैकग्राउंड के साथ दोस्तों अब अपन समझते हैं ये सोच रहा है रिलेटेड पार्टी के बारे में अपनी। ये सोच रहा है, इसके थॉट्स में वही है, रिलेटेड पार्टी। तो देखिए क्या है कहानी। डेफिनेशन दी गई है सबसे पहले रिलेटेड पार्टी की। व्हाट इज द डेफिनेशन? लेट्स कम टू दैट। तो सबसे पहले बोला गया है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन अगर फ्रेमवर्क में डिफाइंड है तो आप वो वाली डेफिनेशन यूज करना, आपको अलग से कोई डेफिनेशन लेने की जरूरत। यानी कि AS 18 अगर आपकी कंपनी पे लग रहा है या कंपनी एक्ट की कोई डेफिनेशन है तो वो फॉलो करें। पर अगर कोई डेफिनेशन नहीं दी है तो आप किसे रिलेटेड पार्टी मानोगे? तो ये डेफिनेशन बोलती है अगर आप किसी को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ये एंटिटी है, तो एंटिटी की रिलेटेड पार्टी वो है जिसे वो कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कोई आपको कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कोई एक ऐसी पार्टी जो आपकी फेलो है। फेलो का मतलब क्या है? आपको और उसे दोनों में या तो कॉमन ओनर्स हैं, या सेम फैमिली मेंबर्स ही उनको ओन कर रहे हैं, एक भाई को एक भाई की कंपनी एक मेरी है, या कॉमन KMP मैनेजमेंट। तो ये भी रिलेटेड, ये भी रिलेटेड, ये भी रिलेटेड। पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी जिसका अपन ऑडिट कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वन और थ्रू मोर सब्सिडरीज, इंटरमीडियरीज मतलब सब्सिडरीज के। कोई दूसरी एंटिटी जिसके ऊपर रिपोर्टिंग एंटिटी हमारा कंट्रोल या इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज, सीधे कंट्रोल है या सब्सिडरी के थ्रू, यानी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी। और कोई दूसरी एंटिटी जिसका कॉमन कंट्रोल है हमारे साथ, या तो ओनर कॉमन है, फैमिली मेंबर है, या की मैनेजमेंट। लेकिन नॉर्मली अगर दो एंटिटी सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है तो उन्हें रिलेटेड नहीं माना जाता है, अनलेस उन दोनों के बीच में गवर्नमेंट के कंट्रोल के अलावा भी कोई आपसी रिलेशनशिप है, ऐसे वो दोनों आपस में एक दूसरे की खुद होल्डिंग सब्सिडी है, ऐसा कुछ। तो ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, पर ये तभी यूज करोगे आप जब ऑलरेडी रिलेटेड पार्टीज को डिफाइन नहीं किया गया है। किसमें? आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। ईश्वर भाई प्रणाम, नमस्कारम, स्वागतम। मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी। तो दोस्तों रिलेटेड पार्टी का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब अपन ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं क्या है।
तो सबसे पहली चीज समझिए कि रिलेटेड पार्टी होने के लिए या तो कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो कंट्रोल का मतलब होता है पावर टू गवर्न, मैंने जो बोल दिया वही होगा। क्या फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी, एमसीक्यू आएगा, एंड लिखा है यहाँ पे और नहीं है। तो जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजंस किसी के ले सके वो कंट्रोल है। कैसे आपके पास कंट्रोल आता है किसी एंटिटी के ऊपर? सीधी सी बात है, 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग, या entities holding of direct indirect equity of other financial interest in other entity, यानी वाया सब्सिडरी के थ्रू आपका कंट्रोल आ सकता है, या आप गवर्निंग बॉडी या की मैनेजमेंट पर्सन हो कंपनी के, आप ही सब कुछ मैनेज करते हो, या उनके क्लोज फैमिली मेंबर हो। तो ये क्या हो गया भाई? मुकेश भाई अंबानी, मुकेश धीरू भाई अंबानी, या कोकिला बेन अंबानी, कोकिला धीरू भाई अंबानी, या आपकी कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। तो ये सब दिखाएगा कि भैया आपका शायद कंट्रोल या इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये इनफैक्ट देखा जाए तो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस से ज्यादा इन्फ्लुएंस के डिस्कशन है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली 20% या उससे ज्यादा, जिससे आपको पावर टू पार्टिसिपेट आ रहा है। यहाँ पे पावर टू गवर्न आ रहा है, डिफरेंस ये है। फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नॉर्मली इन केसेस में प्रेजेंट हो। तो नॉर्मली 20% या उससे ज्यादा में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है, और मोर देन 50%, 50 और मोर नहीं, मोर देन 50 पे कंट्रोल आ जाता है। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, कोई खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है काम। ध्यान रखना इस पूरे स्टैंडर्ड में जो हैशटैग है वो है रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस। तो ये आपस में इनकी रिलेशनशिप कैसे हो सकती है? कई बार बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हो सकती है, जैसे कि एक ही सब्सिडरी भी और एक ही एक और सब्सिडरी है सी, बी की एक सब्सिडरी है डी, डी की एक सब्सिडरी है एफ, ए ने पैसा लगा रखा है जी में और एफ ने पैसा लगा रखा है जी में। हालांकि दो से ज्यादा लेयर कंपनीज एक्ट में परमिटेड नहीं है, पर पहले परमिटेड होती थी। तो मालूम है एक समय पर रिलायंस सिर्फ अपनी 2 सब्सिडरी बनाता था, फिर जब तहकीकात हुई तो उसकी 96 सब्सिडरीज निकली। कैसे? तो उसने इस तरह से डायरेक्टली सब्सिडरी किसी को नहीं बनाया था, सब्सिडरी के थ्रू किसी में इन्वेस्टमेंट कर करके ऐसे कंट्रोल एक्वायर किया था कि देख के नहीं लग रहा था ये सब इसके कंट्रोल में। मालूम है आपको एनडीटीवी भी एक समय पर रिलायंस के कंट्रोल में था, फिर उसने उसे बेचा बाद में, फिर अभी अडानी ने एक्वायर किया, पर वो दिखता नहीं है डायरेक्ट। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से रिलेशनशिप आ सकती है। क्या होता है दोस्तों, एक तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो आपका डिटेक्शन रिस्क है, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये रिस्क है। सेकंड, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हो सकता है मैनेजमेंट भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। प्लस प्रॉब्लम है कि किसी ने कहा था आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं होगी, तो मार्केट प्राइस पे ना ट्रांजैक्शन, तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो इन सब कारणों से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। तो बताओ मुझे, जब भी अपन कोई ऐसी चीज पढ़ते हैं जहां पे अपने को लगता है यार रिस्क लेवल बहुत ज्यादा है, चीजें अपने आप पे बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप क्या करते हो? पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हो, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप क्या लगाओगे? सबसे पहले रैप में हम क्या करेंगे? हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे कि भैया एक बात बताओ, कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी आपके नॉलेज में और पिछले साल से क्या चेंज हुई। उस रिलेटेड पार्टी के नाम के साथ साथ ये भी बताओ कि उसके साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है, कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है, क्या है, और क्या आपने उसके साथ कोई ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो ये पहला पॉइंट वो हो गया, रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। 3 चीजें कंफर्म करना है आपको, इससे मैनेजमेंट से इंक्वायर कर, ये पता पड़ जाए। फिर मैनेजमेंट के कंट्रोल्स देखो कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगा नई रिलेटेड पार्टी एज पर फ्रेमवर्क। हाउ विल मैनेजमेंट आइडेंटिफाई, फिर उसको अकाउंट और डिस्क्लोज करेगा। सेकंड, उसके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं सिग्निफिकेंट, तो वो कौन अप्रूव और ऑथराइज करता है, और अगर वो ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर है तो कौन अप्रूव और ऑथराइज करे। तो जैसे कंपनियों में नियम होता है कि कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो पहले पूछते हैं कि भैया आपका हमारी कंपनी के डायरेक्टर किसी के साथ कोई मेजर कनेक्शन तो नहीं है। तो ये हमारे कंट्रोल है आइडेंटिफाई करने के नए रिलेटेड पार्टीज को।
फिर अगर मालूम पड़ता है रिलेटेड पार्टी है तो हमारी एक नियम होती है कि ऐसे सारे ट्रांजैक्शन को ऑडिट कमेटी पहले प्रूव करेगी। और नियम ये भी होता है कि अगर ऑडिट कमेटी को लगता है कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है या रिस्की है या मार्केट प्राइस पे नहीं हो रहा है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। यानी 3 स्टेज हो गए, एक तो आइडेंटिफाई करना, दूसरा अप्रूव करना और तीसरा अगर नॉर्मल कोर्स के बाहर ट्रांजैक्शन है तो कौन अप्रूव करेगा। नॉर्मली कंट्रोल 3 स्टेज में बनते हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। आया बेटा समझ में? तो ये सारी जानकारी आपने ले ली। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे? अब आपको वेरीफाई करना है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टीज, रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। कैसे पता करो? तो ऐसे कहता है भाई आपको अलर्ट रहना है रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन की व्हाइल रिव्यूइंग द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। ये सब जगह दोस्तों जहां पे आपको क्या है, रिलेटेड पार्टी की रिलेशनशिप्स या उसके हुए ट्रांजैक्शंस पता पड़े। ये चेक करते समय अलर्ट रहो। जैसे ही ये चेक करो देखो ओ रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, आई सी क्रिश ब्रो वेलकम, ये चेक करो। तो जब आप ये चेक करोगे कि रिलेटेड पार्टी तो नहीं है तो कैसे चेक करोगे ये सर, या कहाँ पे चेक करोगे? तो मुझे बताओ रिलेटेड पार्टी कहाँ मिलेगी? आपको शायद पता हो या नहीं पता, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो वहाँ पे रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी एक्सपेंस अगर आपका हुआ है तो आपको बताना पड़ता है। कई बार आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से भी को बताना पड़ेगा रिलेटेड पार्टीज के बारे में, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इनफैक्ट शेयर होल्डर रजिस्टर से आप पता कर लो कि कंपनी के मेजर शेयर होल्डर कौन है, वो रिलेटेड पार्टी होंगे, उनका इन्फ्लुएंस हो। कई बार कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्लेरेशन लेती है मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी से, डायरेक्टर से। आपको नहीं पता है शायद, पर आपने कंपनी लॉ में पढ़ा भी होगा कि अगर कोई बोर्ड मीटिंग होती है और उस मीटिंग में कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं किसी ऐसी पार्टी से रिलेटेड जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो उसे डिक्लेरेशन देना होता है कंपनी सेक्रेटरी को कि भैया ये वाली में मैं नहीं वोट करूंगा क्योंकि जिस पार्टी के बारे में डिसीजन हो रहा है वो मेरी रिलेटेड है। प्लस आप इन्वेस्टमेंट चेक कर लो, सीधे इन्वेस्टमेंट से पता कर लो कौन कंपनी में आपने ज़्यादा पैसा लगा रखा है, वो आपकी सब्सिडी जेवी तो नहीं है, वो भी रिलेटेड पार्टी है। पेंशन प्लान्स क्या होते हैं? एम्प्लॉय का कोई आपने खुद का प्रोविडेंट फंड आप मैनेज करते हो तो उसे रिलेटेड पार्टी मानते हो, छोड़ो। फिर की मैनेजमेंट TCWG जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है जो टॉप मैनेजमेंट साइन कर रहा है वो वेरीफाई कर लो उसमें कौन सी दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है, जैसे कि आपने हेवी डिस्काउंट पे सेल दिए, जैसे कि आपने अनसिक्योर्ड लोन दिए, जैसे कि आपने आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है। मतलब क्या है, नॉर्मली आपका बिजनेस है ही नहीं लोन देने का, फिर भी आप दे रहे हो, या गारंटीज आपने किसी के फेवर में दी है। मुझे बताओ एक कंपनी जिसका कोर बिजनेस गारंटी देने का नहीं है, वो किसी के फेवर में गारंटी दे रही है कि किसी ने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा, तो नॉर्मली वो तुम्हारी रिलेटेड पार्टी होगी, इसीलिए तुम गारंटी दोगे और काहे दो। फिर प्रोफेशनल एडवाइजर्स एंटिटी के लॉयर वगैरह, उनको कोई नॉलेज है उनसे पूछ सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनी ने ली है वो देख लो, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर्सनल नेचर की लग रही है और पैसा कंपनी ने दिया है तो डेफिनेटली वो कंपनी की रिलेटेड पार्टी की पॉलिसी है जो कंपनी पैसा दे रही है, ये पर्सनल एक्सपेंस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएट हुआ है तो एक डर लगता है यार अपन ने पहले इसको पैसे दिए थे, इसको पैसे वापस देना था, नहीं दिए तो हमने बोला कोई बात नहीं बाद में दे देना, टर्म्स रिवाइज कर ली। इतना मेहरबान क्यों हो रही है कंपनी? जरूर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद एंटिटीज फाइलिंग, कई बार आप प्रोस्पेक्टस में या जैसे मिलता है ROC की फाइलिंग में रिलेटेड पार्टीज के डिक्लेरेशन देते हो, यहाँ सब आपको रिलेटेड पार्टी मिल सकती है। तो ये सब जगह सोर्सेज है रिलेटेड पार्टी के। प्रॉब्लम स्मॉलर एंटिटी में आएगी, वहाँ पे इतने अच्छे सिस्टम नहीं होंगे, तो वहाँ क्या है, ऐसे भी कोई बहुत भारी भरकम कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं होगा, कोई ऐसी अलग से गवर्निंग बॉडी जैसी कोई बॉडी नहीं होगी, प्लस कंट्रोल बहुत फॉर्मल नहीं होंगे। तो नॉर्मली यहाँ ओनर मैनेजर अपने आप में क्या करेंगे, उनका क्योंकि खुद का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो वो लोग खुद ही इंश्योर करेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, अनलेस ओनर खुद ही मिला हो। तो छोटी एंटिटी में आपको डेफिनेटली प्रोसीजर्स डिफरेंट लगाने पड़ेंगे।
तो ऐसी एंटिटीज़ में ऑडिटर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले सकता है इंक्वायरी करके, ऑब्जर्व कर ले मैनेजमेंट को और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर ले। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स? इस तरह। तो ये जो प्रोसीजर है ये स्मॉल एंटिटीज़ के लिए या ऑल एंटिटीज़? ये ऑल एंटिटीज़ है, ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑल एंटिटी। और ये जो है ये सब स्मॉल एंटिटीज़ में आप क्या करें? तो स्मॉल एंटिटी में रिलेटेड पार्टी रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आएंगी और उसमें आप प्रोसीजर ये लगा सकते। ऐसे ये स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है बेटा, ऐसे 550 में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, बुरी बात है अच्छी बात वो तो आप बताओगे, अच्छा ही है एक तरह से, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस सॉरी इसके ऊपर ज़्यादा कंटेंट इंटरमीडिएट में आपका शामिल नहीं किया। कंटेंट जो शामिल किया है वो क्या है? बेसिकली आपका बहुत ही बेसिक सा कंटेंट। इसके बाद व्हेन वी हैव एनालिटिकल प्रोसीजर 520 जो कि लंबा चौड़ा डिस्कशन है आपका, and you have 530 which is sampling. Plus 610 internal. चलिए अब आप बताइए, इंटरनल ऑडिटर देखने की दम है आप में तो बता दूं, नहीं तो फिर कल करेंगे। इस चैप्टर में अपन ने कौन कौन से स्टैंडर्ड कवर कर लिए? 500, 501, 505, 510, 550। ये 520 और 530 एनालिटिकल प्रोसीजर और ऑडिट सैम्पलिंग पहले दो अलग चैप्टर हुआ करते थे, जिसको अब सिर्फ चैप्टर 4 में मर्ज कर, ताकि ऐसा लगे कि इंस्टीट्यूट ने चैप्टर कम किए। कुछ कम नहीं किया, पूरा यहाँ मर्ज कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो पड़ता है। ठीक है, कल का रखते हैं, काफी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टुमारो आई थिंक वी विल कवर अप चैप्टर नंबर 4। कल हमारा हो जाएगा, कल ये इसी में टाइम निकल जाएगा, काफ़ी बड़े टॉपिक्स है आपके, तो एक बहुत बड़ा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 4 रिविजन। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड देन वील कैच अप टुमारो, बाय। सब पहले आपके कोई डाउट शाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट्स हैं, कुछ बोलना चाहते हो, कोई दिक्कत है, कुछ समस्या है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कल टेस्ट दिया था, दिया नहीं दिया, क्या है? चलिए, नो डाउट, सो लेट्स कॉल इट टुडे, बाय।